हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में मैं एनकोडिंग स्कीम कंप्लीट करूँगी तीनों, स्काई, ES-CII और यूनिकोड के दोनों वर्जन। ठीक है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं सिलेबस में कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में एनकोडिंग स्कीम। और अगर 1 घंटे तक मैं नहीं पहुंच पाई तो मैं सिस्टम बस भी आज के वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, फिर चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले इंट्रोडक्शन अगर देखें तो स्काई क्या होता है, तो स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, फुल फॉर्म आपको रखना है याद, क्योंकि ये पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, चलो, तो स्काई सबसे पहले और सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एनकोडिंग स्कीम है। सबसे पहले हम जो एनकोडिंग स्कीम यूज किए वो है स्काई, और सबसे ज़्यादा जो किए वो भी है स्काई। ठीक है, इसे मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अक्षरों, अंकों और स्पेशल सिंबल्स को बाइनरी कोड में बदलने के लिए इसको डेवलप किया गया। जैसे कि आप इंग्लिश वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, कुछ नंबर्स का यूज कर रहे हैं या कुछ स्पेशल सिंबल का यूज कर रहे हैं, तो उसको समझाना है अब हमारे मशीन को, और हमारे मशीन को केवल समझ में आता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज। तो हमको इन सभी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, स्काई एनकोडिंग स्कीम का यूज किया गया। ठीक है, अब की फीचर्स देखें तो कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पहला फीचर्स है स्टैंडर्ड बीट साइज। तो मूल रूप से स्काई का जो होता है वो 7 बीट कोड होता है। ठीक है, अगर कैरेक्टर कैपेसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2⁻7। ठीक है, क्योंकि 7 बीट का है ये, शायद 7 बीट का है ना। इसको 2 की पावर में अगर आप लिखेंगे 2⁻7, तो ये कितना बन जाएगा, 128। तो ठीक है, तो 128 कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं किसमें, स्काई में। ठीक है, टोटल 128, 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, स्काई कोड में। एक्सटेंडेड स्काई की अगर बात करें तो ये क्या होता है, 8 बिट वर्जन। ठीक है, एक्सटेंडेड की बात करें तो ये 8 बिट वर्जन है। अब 8 बिट वर्जन है मतलब 2⁸ है ना, और 2⁸ कितना हो जाता है, तो 256। तो टोटल 0 से लेकर 255 कैरेक्टर सपोर्ट करता है कौन, हमारा एक्सटेंडेड स्काई। ठीक है, कैटेगरीज अगर देखें क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, तो इसमें होते हैं अपर केस A to Z, लोअर केस होता है A to Z, डिजिट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कुछ करेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ मैंने रखा भी है, जो कैपिटल A होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 65 से। ठीक, और B को 66 से, और वैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर स्मॉल a को 97 से। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। ठीक, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम और फर्दर आगे करेंगे। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मैं इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ ना, क्यों यूज होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्काई ने कंप्यूटर कम संचार के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया है। हालांकि यह केवल अंग्रेजी के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसे भविष्य की बड़ी एनकोडिंग स्कीम जैसे यूनिकोड के लिए आधार तैयार करता है। ठीक है, अभी जो स्काई है केवल इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रखता है, लेकिन बाद में आप जब पढ़ेंगे ना यूनिकोड, ठीक है, तो उसमें भी क्या होते हैं, स्काई के ही कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करके हम यूनिकोड भी बनाए। ठीक है, चलो, अब पहला क्वेश्चन बोलता है स्काई क्या है, इसके उद्देश्य, पर्पस और लिमिटेशंस को बताइए। तो स्काई का फुल फॉर्म आपको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यह एक ऐसे इनकोडिंग स्कीम है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंसानी अक्षरों, जैसे यह ए बी है कि कोई स्पेशल सिंबल है या नंबर है, उसको बदलने के लिए करता है। ठीक है, अब यह मूल रूप से जो है वो 7 बिट स्कीम है, जैसे कि हम अभी पढ़े, है ना। इसका मतलब है कि 2⁻7 यानी 128 टोटल कैरेक्टर क्या करता है, ये रखता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होते हैं, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसका मेन पर्पस है कि अलग अलग कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से डेटा शेयर कर सके,
अगर हर कंप्यूटर अक्षरों के लिए अलग अलग कोड इस्तेमाल करता है तो इस तरह से तो जानकारी को शेयर करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक ने अपना कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कुछ और रखा होगा तो दूसरे सिस्टम ने कुछ और रखा होगा, तो इस तरह से आपस में कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो डेटा हमारा शेयर होगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल एनकोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड है कि सभी इसका मतलब यही ही समझे। ठीक, ए का मतलब अगर 65 है तो सभी के लिए वो 65 है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी यूज होता है। कीबोर्ड पर हम जो भी बटन दबाते हैं उसे कंप्यूटर समझने लायक डिजिटल वैल्यू में फिर क्या करता है, मैप करता है। जैसे मैंने यहाँ से ए दबाया तो ए को वो 65 के क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसको समझ आएगा कि हाँ जो है इनपुट से ए मुझे मिला है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो सीमित क्षमता, चूंकि यहाँ पर केवल हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं, 128 कैरेक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें दुनिया की सभी लैंग्वेज जैसे हिंदी, चीनी, अरबी ये सब के लिए जगह नहीं, केवल इंग्लिश के कैरेक्टर्स ही आते हैं इसमें। और आधुनिक प्रतीकों आज के समय में हम जो भी इमोजीज या जो भी कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक सिंबल्स यूज करते हैं, साइंटिफिक सिंबल्स, ठीक है, जैसे सम्मेशन वगैरह, पाई, ये सब नहीं आते इसमें। ठीक है, इसको स्काई सपोर्ट नहीं करता है, ये इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर मैपिंग इन स्काई विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल। स्काई में कैरेक्टर मैपिंग कैसे होता है ये आप समझाइए बोल रहे हैं। तो कैरेक्टर मैपिंग क्या होता है, स्काई में प्रत्येक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर बाइनरी में क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब ये केस सेंसिटिव होता है, अब देखेंगे ना कैसे कौन कौन से कैरेक्टर को कैसे देंगे, कौन सा नंबर देंगे, हम देखेंगे नीचे अभी। ठीक है, तो स्काई में अपर केस और लोअर केस लेटर को अलग अलग डेसिमल वैल्यू हम देते हैं। अगर वो कैपिटल ए है तो यहाँ पर देखो यही दिया है, इसी की मैं आपको बार बार बात करके बता रही थी अभी कि जो कैपिटल ए है ना, उसको हम लिखते हैं क्या, 65, और जेड को लिखते हैं 90। ठीक, तो इसके बीच में जो भी आएगा आप लिखते जाना। जैसे बी को आप क्या लिखोगे, अब 66, सी को क्या लिखोगे, 67, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये डैश डैश इस तरह से जेड 90 हो जाएगा। अब लोअर केस कहाँ से, आपको बस ना ये याद रखना है, अगर आप ए 65 होता है ये याद रखिए, और स्मॉल ए क्या होता है, ये होता है 97, ये याद रखिए। तो बी क्या हो जाएगा, 98, सी क्या हो जाएगा, 99, इस तरह से हो जाएगा। अब डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 से 9 तक के जो वैल्यू है, 0 से, ये दूसरा है, ये आपको याद रखना है पहला, और ये याद रखना है आपको दूसरा। तीसरा, जैसे 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, स्काई वैल्यू 48। ठीक है, तो 1 को किससे करेंगे, 49 से, 2 को किससे करेंगे, 50 से, इस तरह से ये कंटिन्यू जाएगा। तो सबसे पहले आप डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल वाले को, फिर स्मॉल वाले को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। और स्पेशल कैरेक्टर जो आते हैं उसके लिए भी कोड है 32, ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल कोड को। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द स्काई वैल्यू ऑफ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने शुरू हुए ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द स्काई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए 65 जो कि होता है वो हमको भी पता है ना, अभी हमने पढ़ा, फाइंड द 7-बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर डी। तो डी के लिए आपको 7-बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस 65 का निकालना पड़ेगा क्या, बाइनरी। तो हमने बाइनरी निकालना सीखा है लास्ट वाले प्रीवियस नंबर सिस्टम वाली क्लास में, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर से देख लो। 2 से हम डिवाइड करते हैं तब तक जब तक कि हमारा ये जो नंबर है नीचे वाला वो 2 से कम ना आ जाए। तो यहाँ कितने बार जाएगा, यहाँ 3 और ये 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 32 ही आएगा ना, यहाँ मैंने 34 क्यों लिख दिया है। अच्छा 60 क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लेते हैं। अच्छा डी के लिए पूछा है, ओके ठीक है, इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है, तो डी का 68 है। तो आपको यहाँ पर निकालना है 68 के लिए। तो 68 के लिए हो जाएगा ये 34, फिर 2 से करोगे, यहाँ रिमाइंडर आ गया क्या, 0। 34 कितने टाइम जाएगा, 2 एकम 2 और ये 7, तो रिमाइंडर फिर बच गया 0। फिर कितने बार, 8 बार। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच गया, 1। यहाँ फिर से करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। ठीक, रिमाइंडर बच गया 0। और यहाँ पर फिर 2 से करोगे तो 2 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर बच गया यहाँ 0। फिर 2 से करना, ठीक है,
एक बार गया, रिमाइंडर बच गया क्या 0। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, तो लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, तो यही जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसका 65 नहीं 68 का, जिसको हम क्या बोल रहे थे डी। ठीक है, 7 बिट बोला ना, कितने में है, हाँ 7 बिट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं अ स्काई वैल्यू ऑफ जी अगर 71 है, तो आपको क्या करना है विदाउट यूजिंग अ फुल स्काई टेबल का यूज किए बिना आपको क्या करना है कैलकुलेट द स्काई वैल्यू ऑफ लोअर केस जी। अपर केस जी का वैल्यू दिया है 71, अब स्काई टेबल का यूज नहीं करना है और आपको बताना है कि लोअर केस जी का स्काई वैल्यू क्या आएगा। ये बताने के साथ में एक्सप्लेन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे आपने निकाला बिना टेबल के, ये भी बताना है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि स्काई सिस्टम में किसी भी अपर केस लेटर और उसके करस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर के बीच में कितने का गैप होता है 32 का। ये एकदम अच्छे से याद रखिए, कितने का गैप होता है 2 टू द पावर 5 का 32 का गैप होता है किसका लोअर केस और उसी के करस्पॉन्डेंस अपर केस के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा जी है, जी है क्या 71, तो आप इसमें ऐड कर दो क्या 32, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा स्मॉल जी का। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप क्या करोगे बाइनरी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो बाइनरी स्तर पर यह 32 का अंतर केवल 6th बीट मतलब 2 टू द पावर 5 को 0 से 1 में बदल देता है। मतलब जो छठवें नंबर का बीट है ना उसी को 0 से 1 में बदल देगा, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये देखो ये जी कैपिटल का है और ये जी स्मॉल का है। अब इसका आप 6th बीट काउंट करो यहाँ, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 जो है इसमें कहाँ किस में बदल गया है 0, और 0 किस में 1 में। ठीक, तो 6th बीट जो है वही क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक, जब आप अपर केस लेटर से लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिप्रेजेंट द वर्ड CAB इन हेक्साडेसिमल यूजिंग अ स्काई एनकोडिंग। अब यहाँ पर CAB को आपको रिप्रेजेंट करना है हेक्सा में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी कैरेक्टर्स के पहले आपको डेसिमल निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि A का मतलब क्या होता है 65, तो यहाँ पर और क्या है B का मतलब हो जाएगा 66 और C का मतलब हो जाएगा 67। अब इसको क्या करना है आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, आपको इसको सभी को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 65 A को अगर मैं डिवाइड करती हूँ किससे 16 से, ठीक है 65 16, तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा है ना, 4 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये ठीक है 16 64। ठीक है, और एक जो है ये रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ। तो इसका जो हेक्सा बनेगा, इसका हेक्सा बनेगा वो क्या बनेगा नीचे से ऊपर 41। ठीक, अब वैसे बी का बना लो, बी का जो है वो है 66, तो ये मेरा 66, इसको डिवाइड करोगे 16 से तो कितने बार जाएगा 4 बार, लेकिन अब रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका हेक्सा क्या बन जाएगा 42। वैसे सी का निकालो, तो फिर इसको 67 को डिवाइड करो 16 से, कितने बार जाएगा 4, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 3। नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो क्या बनेगा 43। ठीक है, तो अब आपको CAB का बनाना था ना, तो CAB का क्या बन जाएगा, पहले तो बनेगा 43, फिर बनेगा क्या A का है 41, फिर बनेगा B का 42। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक, ऐसे इजी है, अगर आपने नंबर्स कन्वर्जन वाला मेरा पढ़ा है ना, इससे प्रीवियस क्लास ही है, ये क्लास 6 है वो क्लास 5th होगा, एक बार जाके चेक करना, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे भी समझ में आ रही होंगी क्योंकि इतना बेसिक हमने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पढ़ा है। अब क्या बोल रहा है, इफ स्काई कोड फॉर ए जो है वो 65 है, तो आपको क्या करना है फाइंड द बाइनरी एंड डेसिमल कोड ऑफ ई के लिए बाइनरी भी ढूंढना है और ई के लिए आपको डेसिमल भी फाइंड करना है। तो आप क्या करो, ए का मतलब आपको पता है 65, तो B C D E
66, 67, 68 और ये हो जाएगा 69। तो हमें तो पता चल गया इसका डेसिमल जो होगा, डेसिमल क्या होगा, ये होगा 69। अब इसके बाइनरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। ठीक, कब तक ये करते रहना है, जब तक के 2 से छोटी संख्या ना आ जाए यहाँ। ठीक, कितने बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ पर जाएगा 4 बार, बचेगा 1। फिर से करोगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 7, 17 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर से करोगे तो ये जाएगा कितने बार, 4 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से करोगे यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से करोगे यहाँ पर 2 को तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये किसका ये क्या आ गया, इसका बाइनरी। ठीक, तो ये डेसिमल में आएगा 69 और इसका बाइनरी आएगा ये। ठीक, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मेरे चैनल से आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा होगा, कुछ भी आप नया सीख रहे होगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एमसीक्यू करते हैं अब स्काई का। मैं क्या कर रही हूँ ना, एक एक एनकोडिंग स्कीम को ले रही हूँ, उसके न्यूमेरिकल, उसके लॉजिकल क्वेश्चन करा रही हूँ और साथ में उसके एमसीक्यू। ठीक है, तो स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड स्काई कोड कितने बिट का होता है, तो ऐसे स्काई होता है 7 बिट का, स्टैंडर्ड वाला होता है कितने का, हाँ स्टैंडर्ड स्काई बोला है ना, एक्सटेंडेड जो होता है वो होता है 8 बिट का, स्टैंडर्ड होता है 7 बिट का। स्काई में अपर केस ए की डेसिमल वैल्यू 65 है, तो सी की 67। तो इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा स्कीम, तब हम लोग क्या किए, यहाँ पर ये बनाए हैं ये। ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इसके जस्ट बाद में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यूनिकोड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है बोल रहे तो 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, विश्व की सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। स्काई का पुराना, स्काई से पुराना है, स्काई से पुराना है। नहीं है भाई, पहले तो स्काई आया था, है ना, और यह केवल भारतीय भाषाओं के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, ये सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। स्काई का क्वेश्चन बस करते हैं अभी। ठीक है, कंट्रोल कैरेक्टर की रेंज क्या है, तो कंट्रोल कैरेक्टर का रेंज है 0 से 31। ठीक, याद रखना। तो अपर केस ए और लोअर केस ए के बीच में कितने डेसिमल का अंतर होता है, तो 32। और अगर वो बाइनरी में पूछेगा तो कितने का डेसिमल का अंतर होता है, तो 6th बिट जो होता है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ESCII, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्काई जो है ये क्या है, 8 बिट एनकोडिंग, आपको सभी में याद रखना पड़ेगा कौन कितने बिट का है। ठीक है, लास्ट में मैं एक समरी टेबल भी डाल दूं, ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है, ताकि हम एक साथ उस टेबल को देख के सभी में डिफरेंस समझ पाए, जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था। भारत सरकार वाला है मतलब इंडियन लैंग्वेज तो होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषा जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, इन सभी के अक्षरों को कंप्यूटर पर बाइनरी कोड के रूप में रिप्रेजेंट और स्टोर करना था। ठीक है, क्योंकि स्काई वाला जो था ना, उसमें तो केवल इंग्लिश वाले वर्ड्स आते थे, मतलब इंग्लिश के कैरेक्टर्स आते थे। तो हमको इंडियन लैंग्वेज को अगर स्टोर करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी कोड में, तब हमको क्या करना पड़ा, एक हम खुद ले आए, तो उसका नाम है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर फीचर्स देखें तो पहला फीचर है 8 बिट कोड है। 8 बिट कोड मतलब 256 टोटल यहाँ पर कैरेक्टर रहेंगे। स्काई कंपैटिबिलिटी से अगर बात करें तो स्काई के पहले 128 कोड जो है वो 0 से 127 तक वो स्काई के ही है। ठीक है, तो यह इंग्लिश को भी सपोर्ट करेगा। अब अगर बोले इंडियन स्क्रिप्ट सपोर्ट, अब 128 जो अगले कोड होंगे, है ना, 0 से लेकर 127 तक तो इंग्लिश है। अब 128 से 255 तक के जो है ये सभी क्या है, इंडियन लैंग्वेज के वॉवल्स हैं, कंस्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं और मात्राएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें
ट्रांसलिटरेशन सपोर्ट, ये क्या होता है? स्काई इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक भारतीय भाषा के टेक्स्ट को दूसरी भारतीय भाषा में आसानी से बदला जा सकता है। मतलब एक लिपि को दूसरी लिपि में आपको बदलना है इंडियन लैंग्वेज के, तब भी आप क्या यूज करोगे, और मतलब क्या यूज हो सकता है, तो वो है स्काई। ठीक, तो अगर आप यहाँ समझे तो 0 से 127 तक के हैं क्या स्काई के जैसे इंग्लिश कोड, उसके बाद 128 से 255 तक के जो है वो है इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स। ठीक है, और टोटल इस तरह से ये 256 मतलब 8 बीट का है। ठीक, स्काई क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस को बताइए। तो फुल फॉर्म हमको समझ आ गया, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिवर्सल स्कीम फॉर इंडिया। यह स्कीम केवल एक लिपि नहीं है, बल्कि देवनागरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ये सभी जो इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड कोड सेट हमको प्रोवाइड करती है। अब चूंकि अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 8 बिट का है, इसलिए टोटल 256 यूनिक कैरेक्टर्स जो है इसमें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो स्काई ने भारतीय भाषाओं में डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्सचेंज और इंस्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जो भी डेटा प्रोसेसिंग करना है, एक्सचेंज करना है, ठीक है, या फिर क्या करना है, इंस्क्रिप्ट करना है, तब उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, स्काई का यूज कर सकते हो। स्काई इज अ सुपर सेट ऑफ स्काई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्काई के रिप्रेजेंटेशन थे, कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन थे, वो सभी किसमें है, स्काई में। ठीक है, तो पहला तो ये 8 बिट का है, और ये जबकि होता है 7 बिट का, और स्काई के जो पहले के 128 कोड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्काई के रूप में उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कि जो भी मशीन स्काई समझती है वो मशीन स्काई जरूर समझेगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक, कंपेयर करना है स्काई और स्काई में। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर बीट साइज एंड लैंग्वेज सपोर्ट। तो कंपेयर अगर देखो तो पहले फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इसका होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है 7 बिट का, और अगर एक्सटेंडेड है तो 8 बिट का, पर ये 8 बिट का ही होता है, एक ही इसका वर्जन है। अगर वो 7 बिट का है तो 128 या तो फिर 256 कैरेक्टर लेगा, पर ये 256 बस लेता है। इसमें केवल इंग्लिश होता है, इसमें इंग्लिश तो होते ही है, लेकिन इंडियन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होते हैं। ठीक है, अब इसको किसने डेवलप किया था, तो ANSI यूएसए में किया था, और इसको किसने डेवलप किया है, DOE इंडिया ने किया है। ठीक है, जहाँ स्काई ग्लोबल आधार नहीं बन सका, वही स्काई ने भारत के भाषाई डिजिटल अंतर को भरने का कार्य किया। ठीक है, क्योंकि स्काई में जो है वो हमारा लैंग्वेज नहीं था, तो वही गैप को फिल करने के लिए भारत सरकार ने ये स्काई लैंग्वेज बनाया, मतलब स्काई एनकोडिंग स्कीम। अब इससे कुछ लॉजिकल और MCQ क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो हाँ 8 बिट होता है, 256 कैरेक्टर होता है। तो स्काई के जो पहले 128 कैरेक्टर होते हैं 0 से 127 तक, वो किसके समान होते हैं, तो वो स्काई के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्काई का मुख्य रूप से विकास डेवलप किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो हमको पता है कि भारतीय जो लिपियां हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए किया गया था। स्काई और स्काई में बीट के आधार पर क्या अंतर है, तो स्काई होता है 8 बीट का, जबकि स्काई होता है क्या 7 8 दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिकोड, द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य दुनिया की हर भाषा के प्रत्येक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर प्रदान करना है। ठीक है, इंडियन ने क्या किया, अपना एक अलग से यूनिकोड बना लिया। ठीक है, दूसरे जो दूसरे देश के होंगे, भारत से दूसरे, तो उन लोग क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज का फिर से एक बना लेंगे, तो इस तरह तो काम नहीं चल सकता। तो इसलिए इन्होंने क्या क्या किया, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बना दिया जिसमें सभी देशों की सभी भाषाएं होंगी। तो यूनिकोड के जो है 2 वर्जन है, एक तो है UTF-8, एक है UTF-32। तो UTF-8 मतलब यूनिकोड
ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, फुल फॉर्म याद रखना, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। अब ये क्या होता है, ये वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग है, या एक कैरेक्टर के लिए 1 से 4 बाइट का उपयोग करता है। ठीक है, पढ़ेंगे एक एक वर्जन को। अभी बस आप थोड़ा सा इसमें देखो कि कितने वर्जन, मैं बस केवल टाइप यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, बाकी दोनों को अलग से बताऊंगी। यह अस्काई के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है। ठीक है, अस्काई कैरेक्टर के लिए केवल 1 बाइट लेता है। ठीक है, और ये 1 से 4 बाइट तक के उपयोग कर सकता है एक कैरेक्टर के लिए। या इंटरनेट और वेब पेज पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ब्यूटी ऑफ 32 की बात करें, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 बिट, तो ये फिक्स लेंथ होता है, ये वेरिएबल लेंथ होता था, ये फिक्स लेंथ होता है। या प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हमेशा क्या करेगा, 4 बिट ही लेगा। अब ये डिपेंड करेगा, ठीक है, अगर 1 बाइट में काम चल रहा है तो 1 बाइट में कर लेगा, और 4 बाइट में अगर हो रहा है तो 4 बाइट में, पर ये क्या करेगा, हमेशा 4 बाइट में ही लेगा। यह सरल है, लेकिन मेमोरी ये इसमें क्या हो जाती है, ज़्यादा यूटिलाइज खर्च हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई वाज यूनिकोड डेवलप व्हेन वी हैव ऑलरेडी हैड अ स्काई एंड स्काई। जब दो दो इनकोडिंग स्कीम हमारे पास है तो यूनिकोड क्यों ले आए, आप तो समझ गए होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर मैं बताती हूँ। लिमिटेड स्पेस, स्काई केवल 128 लेता था और स्काई केवल 256 कैरेक्टर, जो विश्व की सभी भाषाएं इन दोनों में नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग देशों के अपने अपने एनकोडिंग स्टैंडर्ड थे, जिससे एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम में गार्बेज की तरह दिखता था। ठीक है, वही बात हम बात कर रहे थे, सभी देशों ने अपना अलग अलग एनकोडिंग स्कीम तो बना लिया, लेकिन उनकी एनकोडिंग स्कीम को हम नहीं समझ पा रहे, हमारी वो नहीं समझ पा रहे, ये दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए यूनिवर्सल सोल्यूशन हम यहाँ लाए। यूनिकोड ने एक ऐसा यूनिफाइड कैरेक्टर सेट बनाया जो 10 लाख से अधिक कैरेक्टर को जगह देता है, जिसमें वैज्ञानिक सिंबल और इमोजीज भी शामिल हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जितनी भी दुनिया में भाषाएं बनी हैं और जो भी इमोजीज वगैरह बने हैं, उन सभी को अगर आपको एनकोड करना है तो उसके लिए यूनिकोड का यूज होता है। ठीक, अब इसके टाइप्स में पहला जो था UTF-8, इसके बारे में कुछ फीचर्स देखें तो हम पढ़े थे वहाँ वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग होती है। अब ये क्या होता है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग अन्य कैरेक्टर के लिए अलग अलग संख्या में बाइट्स का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसा कैरेक्टर रहेगा वैसा हम बाइट रिप्रेजेंट करेंगे, उतने बाइट के लिए उतने बाइट में रिप्रेजेंट डेटा को करेंगे। अस्काई कंपैटिबिलिटी, या अस्काई के साथ पूरी तरह बैकवर्ड कंपैटिबल है। ठीक है, अस्काई के साथ कंपैटिबल है कौन, UTF-8। शुरुआती जो 128 होते हैं वो अस्काई कैरेक्टर के लिए, और ये केवल 1 बाइट का ही उपयोग करता है, अस्काई कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का यूज करेगा। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो यह इंग्लिश कैरेक्टर के लिए बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट है, जबकि जो डिजिटल स्क्रिप्टिंग है और इमोजीज है उनके लिए ज़्यादा बाइट्स का उपयोग करेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, 1 बाइट का यूज किसके लिए करेगा, अस्काई वैल्यूज को रखने के लिए, और 4 बाइट का यूज किसके लिए करेगा, जब उसको कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्टिंग या फिर इमोजीज को रखना होगा तब। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, आज इंटरनेट पर उपलब्ध जितने भी 95% से अधिक वेबसाइट जो है वो UTF-8 का ही उपयोग करते हैं। ठीक, एक्सप्लेन हाउ UTF-8 मैनेज मेमोरी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। डिफरेंट टाइप कैरेक्टर्स के लिए ये कैसे मेमोरीज को मैनेज करता है UTF-8, ये बताना है। तो UTF-8 अपनी वेरिएबल लेंथ प्रकृति के कारण बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात किए थे, तो किसके लिए 1 बाइट रखेगा, किसके लिए 2 बाइट रखेगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो ये 1 बाइट किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड अस्काई जो कैरेक्टर है उन सभी के लिए 1 बाइट लेगा। जैसे ग्रीक है और हिब्रू और अरेबिक जैसे ये कैरेक्टर्स है, इनके लिए लेगा ये 2 बाइट। और जो इंडियन लिपियाँ, इंडियन स्क्रिप्ट जैसे हिंदी, देवनागरी, चीनी, जापानी और कोरियाई, इन सभी अक्षरों के लिए लेगा ये 3 बाइट। और ऐतिहासिक जो लिपियाँ हैं, गणितीय चिन्ह है, इमोजीज हैं, इनके लिए लेगा ये 4 बाइट। ठीक है, ये आप याद रखिए, क्योंकि हम बोले वेरिएबल लेंथ है तो किसको 1 बाइट लेगा, किसके लिए 2 बाइट, किसके लिए 3 और किसके लिए 4, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाते हैं UTF-32 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग है। इसका अर्थ है कि ये दुनिया के हर कैरेक्टर को चाहे जैसा भी हो, ठीक है, उन सभी के लिए वो क्या करेगा, 4 बाइट ही यूज करेगा। सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर कैरेक्टर के लिए सेम साइज ही दे रहा है,
इसलिए कंप्यूटर के लिए स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर की पोजीशनिंग ढूंढना बहुत ही आसान और फास्ट हो जाता है। मेमोरी इनएफिशिएंसी इसमें एक होता है कि यह UTF-8 की तुलना में अधिक मेमोरी खर्च कर लेता है। अब वो क्या कर रहा था, जिसको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पर ये क्या करेगा, सबको 4 बाइट में ही 32 बिट में ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, विशेष रूप से उन डॉक्यूमेंट के लिए जिनमें ज़्यादातर इंग्लिश शब्द होते हैं, तो इंग्लिश शब्दों के लिए और ज़्यादा मेमोरी खर्च हो जाता है। तो डायरेक्ट मैपिंग या सीधे इनकोडिंग कोड पॉइंट को वैल्यू को बाइनरी में स्टोर करता है। ठीक है, जो भी यूनिकोड है उनकी वैल्यूज को सीधे वो बाइनरी में स्टोर कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली मैपिंग करता है कौन, UTF-32। तो अब इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो इनकोडिंग का तो आपको पता है, ये वेरिएबल लेंथ होता है और ये होता है फिक्स लेंथ। ठीक, और ये स्काई के साथ कंपैटिबल होता है क्योंकि हर स्काई वैल्यूज को ये 1 बाइट में लेता है, पर ये डायरेक्टली कंपैटिबल नहीं होता स्काई के साथ, क्योंकि ये स्काई के लिए भी कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। मेमोरी का अगर देखें तो ये एफिशिएंट वे में मेमोरी का यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए, लेकिन ये क्या करता है, हाई मेमोरी कंजप्शन होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए ये 32 बिट ही ले रहा है। मेन यूज केस देखें तो कहाँ यूज होता है, वेब में, मेल में, फाइल्स में इसका यूज होता है। यहाँ पर इंटरनल प्रोसेसिंग विद इन प्रोग्राम्स, तब वहाँ पर क्या होगा, UTF-32 का यूज होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं, कुछ लॉजिकल भी होंगे यहाँ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यदि एक शब्द हेलो को UTF-32 में स्टोर किया गया है तो वह मेमोरी में कितनी जगह लेगा। अब भाई कुछ भी आप रखो, वो लेगा क्या, लेगा ईच कैरेक्टर 4 बाइट। ठीक है, ईच कैरेक्टर 4 बाइट, यहाँ पर है 5 कैरेक्टर तो 5 चौक हो गए 20, तो टोटल होगा 20 बाइट्स। UTF-32 में ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें सबका 32 बिट ही होता है। ठीक है, चाहे वो ए हो चाहे 1 हो। ठीक, UTF-32 का डिसएडवांटेज बताओ क्या होता है, जटिल है, बहुत अधिक मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। UTF-8 में एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए अधिकतम कितने बाइट का यूज होता है, तो 4 बाइट का यूज होता है। ठीक है, यदि एक फाइल UTF-32 में सेव की गई है और जिसमें 10 कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर है, ठीक है, तो फाइल का साइज कितना होगा, 10 कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर के लिए वो लेगा कितना, 4 बाइट्स, तो टोटल हो जाएंगे 40 बाइट्स। UTF-8 के बारे में क्या सच है, 8 बिट का उपयोग करता है, स्काई के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो तो है, वेरिएबल लेंथ एंड कोडिंग स्कीम है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आप देखो, बोल रहा है व्हाई इज स्काई कंसिडर्ड इनसफिशिएंट फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपेयर्ड टू यूनिकोड। इसका रीजन हमको पता है, स्काई क्या करता है, केवल इंग्लिश के कैरेक्टर्स, कुछ नंबर्स और सिंबल्स रखता है, लेकिन ग्लोबल कम्युनिकेशन के टाइम में हर देश को अपने लैंग्वेज के लिए भी कोडिंग कुछ तो चाहिए, यही इसका लिमिटेशन है। देखते हैं कैसे दिया। स्काई की अपनी लिमिटेशन है जिसके कारण यूनिकोड की आवश्यकता पड़ी। पहला, लिमिटेड कैरेक्टर सेट, स्काई केवल इंग्लिश को सपोर्ट करता है, इसमें हिंदी, चीनी, जापानीज जैसी कोई भाषाएं के लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, स्टोरेज वर्सेस स्कोप की अगर बात करें तो स्काई का जो स्पेस होता है वो कम होता है, 7 बिट, और एक्सटेंडेड है तो 8 बिट, लेकिन यह ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं बन सका क्योंकि यह दुनिया की विविध भाषाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए हम क्या लिए, यूनिकोड लिए हैं। ठीक है, जो हर लैंग्वेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर लेता है। वाई डू वी नीड एनकोडिंग स्कीम, एनकोडिंग स्कीम की जरूरत ही क्यों पड़ी, कंपेयर करो इन तीनों में, स्काई में और यूनिकोड में। ठीक, ये कंपैरिजन भी आपको एक साथ समझ में आ जाएगा, थोड़ा समरी टाइप का समझ में आएगा। ये देखो, एनकोडिंग स्कीम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कीबोर्ड के हर कैरेक्टर को एक यूनिक बाइनरी कोड असाइन करता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर केवल क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को ही समझता है, जबकि ह्यूमंस जो होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग अक्षर सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो बिना किसी स्टैंडर्ड के एनकोडिंग स्कीम के अलग अलग कंप्यूटर के बीच डेटा को एक्सचेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एनकोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो बेसिक कंपैरिजन आपको पता है, पर हम यहाँ से आते हैं सीधे। ठीक, स्काई का फुल फॉर्म ये होता है, स्काई का ये होता है और इसका होता है ये, पर स्काई के
दो बिट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो 7 बिट वाले, एक 8 बिट वाले। स्काई के केवल 8 होते हैं, जबकि यूनिकोड के 3 होते हैं, 8 भी होता है, 16 भी होता है और 32 भी होता है। ठीक है, कैरेक्टर सेट की अगर बात करें तो इसमें होते हैं केवल इंग्लिश के, इसमें केवल इंडियन होते हैं, इसमें यूनिवर्सल सभी लैंग्वेज होता है, इसमें इंग्लिश भी होगा, इंडियन भी होगा, जापानीज भी होगा, चाइनीज भी होगा, सब। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सपांसन हुआ, यूनिकोड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। यह विभिन्न प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर के बीच बिना किसी डेटा लॉस के कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। आधुनिक वेब एप्स मुख्य रूप से UTF-8 एन्कोडिंग का ही उपयोग करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, MCQ में पूछ सकता है। जितने भी मॉडर्न वेब पेजेस हैं वो किसका यूज करते हैं, तो UTF-8 एन्कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टम बसेस। अब यहाँ पर ना ये लास्ट टॉपिक है, अगर आप देखें तो देखो लास्ट नहीं है, इसके बाद CPU स्ट्रक्चर भी है। चलो, सिस्टम बस यहाँ पर एक है, तो सिस्टम बस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे CPU स्ट्रक्चर। देखते हैं मैं आज कितना कर पाती हूँ। अगर होगा तो मैं दोनों टॉपिक्स एक साथ कराऊंगी, या तो केवल एक एक करके मैं कराऊंगी। ठीक है, अभी तो केवल सिस्टम बस को देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसमें मैं फिर वही रहेगा, मेरा 6 मार्क्स का रहेगा, ताकि आप 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 2 मार्क्स का भी कर ले, कुछ MCQ भी बन जाए, कुछ न्यूमेरिकल या लॉजिकल क्वेश्चन है वो भी बन जाए। ठीक है, तो सिस्टम बस क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स 3 मेन टाइप्स। तीनों टाइप के बारे में बताया। तो सिस्टम बस क्या है, कम्युनिकेशन पाथवे है जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट जैसे CPU, मेमोरी और IO डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह पैरेलल वायर्स का एक समूह होता है जिसके माध्यम से बाइनरी डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर करना है डेटा, ट्रांसफर करना है एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल, किनके बीच, CPU के बीच, मेमोरी के बीच और IO के बीच आपस में, तब उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिस्टम बसेस का यूज करोगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी होती है इनकी। पहला होता है डेटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस, तीसरा होता है कंट्रोल बस। नाम से समझ आ रहा है, डेटा बस ये क्या करेगा, जो भी आपका रियल डेटा है उसको CPU, मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच ट्रैवल कराने का काम करेगा। ठीक है, अब ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा दोनों तरफ से आप शेयर कर सकते हैं, CPU से डेटा मेमोरी में भी जा सकती है, मेमोरी से डेटा CPU में भी आ सकती है। ठीक, एड्रेस बस की अगर बात करें तो यह CPU द्वारा जनरेट किए गए मेमोरी एड्रेस को ले जाती है ताकि सही लोकेशन से डेटा एक्सेस किया जा सके। अब CPU क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है ना, तो उस एड्रेस को एड्रेस बस लेता है और कहाँ तक के पहुँचाता है, उसको मेमोरी तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, पर ये होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस केवल जनरेट करेगा CPU। ठीक है, और उसको ले जाने का काम करेगा सिस्टम बस। मेमोरी जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट नहीं कर सकता। ठीक, कंट्रोल बस की अगर बात करें तो यह CPU द्वारा जारी किए गए कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम जो है वो सिंक्रोनाइज्ड रहे और सही काम सही समय पर सही ऑपरेशंस होता रहे। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, कंट्रोल बस का। तो ये कैसा होता है, तो ये भी होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल्स भी कौन जनरेट कर रहा है, CPU। ठीक है, तो ये रहा है हमारे CPU। अब यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस जो है वो CPU से मेमोरी की तरफ जाएगा, पर डेटा जो है वो मेमोरी से CPU में भी जाता है और CPU से प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा वापस मेमोरी में भी आता है। कंट्रोल सिग्नल्स जो होंगे वो क्या होगा, मेमोरी में बस जाएगा। ठीक है, और इन सभी से जुड़े हुए रहते हैं कौन, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। कंक्लूजन क्या निकलता है, तो सिस्टम बस कंप्यूटर की बैकबोन की तरह कार्य करती है। इसकी बस विड्थ यह निर्धारित करती है कि एक समय में कितना डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, जितनी बस की विड्थ होगी, जितनी उनकी बीट की संख्या होगी, उतना ही आप डेटा क्या कर पाएंगे, एट अ टाइम ट्रांसफर कर पाएंगे, और सिस्टम कितनी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ये भी कौन डिसाइड करता है, जो हमारे बसेस होते हैं उनके बीट की संख्या। तो पहला बोल रहा है
क्वेश्चन इस पे कि व्हाट इज बस आर्किटेक्चर एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। बस आर्किटेक्चर क्या होता है और क्यों जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम में। तो बस आर्किटेक्चर कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स के बीच डेटा के कम्युनिकेशन का एक लेआउट या डिजाइन है। यह सुनिश्चित करता है कि सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच डेटा का फ्लो बिना किसी रुकावट के और स्पीड से हो जाए। ठीक है, करना वही है, सीपीयू, मेमोरी और आईओ इन तीनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर एड्रेस इधर से उधर ले जाना है, या फिर कंट्रोल सिग्नल इधर से उधर ले जाना है। तब उसके लिए आप क्या करोगे, बस आर्किटेक्चर का यूज करोगे। तो यहाँ पर और क्या पूछा था, जनरल बस कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में डेटा को मैनेज करने के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, ताकि हाई स्पीड डिवाइस और लो स्पीड डिवाइस को अलग अलग मैनेज किया जाए, है ना। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं ना डेटा के लिए। हाई स्पीड कौन सा होता है, रजिस्टर कैश होता है। लो कौन सा होता है, रैम होता है ना। और सीपीयू जो होता है वो और ज़्यादा हाई स्पीड होता है। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, काम करते हैं उस पर। ठीक है, तो पहला क्या होता है, शेयर्ड पाथ प्रिंसिपल। बस आर्किटेक्चर एक शेयर्ड पाथ पर काम करती है, जहाँ कई डिवाइसेस एक ही बस का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम बस है, इसी का यूज सीपीयू करेंगे, इसी का यूज मेमोरीज करेंगे, इसी का यूज अलग अलग आईओ डिवाइसेस करेंगे। आर्बिट्रेशन की अगर बात करें, चूंकि जो पाथ होते हैं ये शेयर्ड होते हैं, इसलिए बस कंट्रोलर यह तय करता है कि किस समय कौन सा डिवाइस बस का उपयोग करेगा। ठीक है, अब कोई तो होगा ना भाई कंट्रोल करने वाला कि किस टाइम किसका यूज करें, क्योंकि ये जो पाथ है शेयर्ड पाथ है, इसका यूज हर कोई कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो एक एफिशिएंट बस आर्किटेक्चर सिस्टम के बॉटलनेक्स को कम करती है। यदि बस की चौड़ाई कम हो तो सीपीयू की गति कितनी भी तेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो स्पीड कम ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला डिस्कस द आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआई बस इन मॉडर्न कंप्यूटर। पीसीआई बस क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। यह एक हाई स्पीड लोकल बस है जिसे इंटेल द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका मेन पर्पस है सीपीयू और हाई स्पीड पेरिफेरल्स जैसे है ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, एसएसडी, इनके बीच एक कुशल कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करना। मतलब एफिशिएंट कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है कौन, ये पीसीआई। किन के बीच में, सीपीयू और हाई स्पीड जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके बीच में। ठीक है, अब अगर इसकी आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो पहला तो होता है इसमें प्रोसेस इंडिपेंडेंस होता है। यह बस सीधे सीपीयू से ना जुड़कर पीसीआई ब्रिज के माध्यम से जुड़ी रहती है। अभी जैसे सिस्टम बस होते हैं वो सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं सीधे, ये नहीं जुड़ता। ठीक है, तो ये पीसीआई ब्रिज का यूज करता है। ठीक, इसका फायदा यह है कि यह किसी भी एक विशिष्ट प्रोसेसर डिजाइन पर निर्भर नहीं करता, तो आप हर तरह के प्रोसेसर में इसका यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस ऑपरेशन, पीसीआई एक सिंक्रोनस बस है, जिसका अर्थ है कि यह सिस्टम क्लॉक के साथ तालमेल बिठाकर डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, सिंक्रोनस। प्लग एंड प्ले सपोर्ट, यह आर्किटेक्चर प्लग एंड प्ले टेक्निक को सपोर्ट करता है, जिसमें सिस्टम नए हार्डवेयर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और कॉन्फ़िगर कर लेता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले टेक्निक। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी सिस्टम है हमारा वो किसी भी तरह का हार्डवेयर क्यों ना हो, उसको अपने आप ही पहचान लेगा और कॉन्फ़िगर करने का काम भी कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, महत्व क्या है, तो हाई बैंडविड्थ होता है। यह हाई डेफिनेशन वीडियो और स्पीड नेटवर्किंग के लिए आवश्यक हाई डेटा ट्रांसफर रेट प्रदान करता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना है अगर आपको, ठीक है, या एचडी वीडियोस ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा। दूसरा है इसमें एक्सपांसन, यह मदरबोर्ड पर एक्सपांसन स्लॉट प्रदान करता है, जिससे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार नए हार्डवेयर को जोड़ सकता है। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर अगर वो आया तो उसको ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करके कॉन्फ़िगर करने का काम कर देता है। एफिशिएंसी, यह सीपीयू के भार को कम करता है, इसके काम को कम करता है, क्योंकि पेरिफेरल्स जो है वो सीधे मेमोरी के साथ कम समय में डेटा क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। ठीक है, जो भी डेटा है वो कहाँ से आएगा, आईओ डिवाइसेस से। आईओ डिवाइसेस से कहाँ पे आएगा, मेमोरी में। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीपीयू का इंटरफेयर नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, कौन काम कर लेगा इसमें, पीसीआई।
ठीक, आप यहाँ पर देखो आर्किटेक्चर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे सीपीयू भैया, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पीसीआई बस ब्रिज होता है और ये जो है इस ब्रिज के माध्यम से ये सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे वीडियो कार्ड होगा, नेटवर्क कार्ड होगा, एसएसडी होगा, ये सभी जो होते हैं जुड़े होते हैं पीसीआई ब्रिज से। और पीसीआई ब्रिज किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से, ठीक है। और यहाँ पर होता है मेमोरी। तो इस तरह से जो है पीसीआई का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक। अब ये ना पूरा हार्डवेयर का पार्ट है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सीधी बात, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर थोड़ा तो बोर होना पड़ेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ये आपको बताना है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे क्या क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, आईओ होता है। इन मॉड्यूल्स के बीच डेटा, इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल सिग्नल्स को अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए चाहिए आपको क्या, एक पाथ, जिसको आप बोलोगे कम्युनिकेशन पाथ, ठीक है। उन्हें इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन पाथ है इसी को आप बोलोगे क्या, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। यह पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस और थ्रूपुट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मॉड्यूल्स और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार प्रत्येक मॉड्यूल के अपने विशिष्ट इनपुट और आउटपुट होते हैं। जैसे मेमोरी कनेक्शन, यह डेटा को स्टोर मतलब राइट करेगा और रीड करने के लिए एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल प्राप्त करता है, ठीक है। तो मेमोरी कनेक्शन को क्या क्या चाहिए, पहले तो एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल चाहिए किसी भी डेटा को राइट और रीड करने के लिए, ठीक है। आईओ कनेक्शन, यह जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनसे डेटा लेना, इनपुट लेने और उसको डेटा भेजने, आउटपुट देने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, आईओ कनेक्शंस। मेमोरी कनेक्शन क्या करेगा, मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, और किस एड्रेस पे डेटा रहेगा, ठीक है, और कितना देर तक रहेगा, ये सब के लिए कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस वगैरह का काम करता है मेमोरी कनेक्शन। आईओ कनेक्शन का काम बस ये है कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनसे डेटा लेना, उनको डेटा आउटपुट के तौर पर देना, ठीक है। इसमें इंटरप्ट सिग्नल भी शामिल होते हैं, ठीक। और तीसरा होता है सीपीयू कनेक्शंस। यह पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका सेंट्रल होता है, सेंटर होता है। ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, डेटा को प्रोसेस करता है और अन्य सभी जो भी यूनिट है उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजने का काम करता है कौन, सीपीयू कनेक्शंस। तो ये 3 मॉड्यूल्स होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये है हमारा मेमोरी, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा सिस्टम बस, ये है आईओ यूनिट और ये है सीपीयू प्रोसेसर, ठीक है। तो सिस्टम बस क्या करेगा, मेमोरी से डेटा लेगा, सीपीयू को देगा, आईओ से डेटा लेगा, सीपीयू को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच पे जो है हाईवे की तरह काम करता है, चौक की तरह, ठीक है, सभी का काम करता है ये कौन, हमारा सिस्टम बस, ठीक है। तो एक मजबूत इंटर कनेक्शन स्ट्रक्चर के बिना कंप्यूटर के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान में बस इंटरकनेक्शन सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय स्ट्रक्चर है, पॉपुलर है, क्योंकि ये जो होता है वो सिंपल भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। इसलिए इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है, जिसमें तीनों जो मॉड्यूल्स होते हैं वो मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कुछ कुछ दिमाग में जाएगा, कुछ कुछ ऊपर से जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार इसको पढ़िएगा ना तो और अच्छे से समझ में ये आएगा आपको, ठीक है। पहले से एकदम बोर बोर हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है सीएसए का, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है सीपीयू स्ट्रक्चर। इसको भी मैं आज के आज यहाँ पर कर देती हूँ कंप्लीट। इसके बाद हम फिर नया टॉपिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या समथिंग एल्स कुछ पढ़ेंगे, ठीक। चलो तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहला। तो रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर स्थित हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होते हैं। क्योंकि सीपीयू की स्पीड क्या होती है, मेमोरी जो रैम है उससे बहुत अधिक होती है, इसलिए डेटा को तुरंत प्रोसेस करने के लिए उसे सीपीयू के भीतर ही स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रजिस्टर में ही डेटा को स्टोर करके रखेगा। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यह तय करता है कि ये रजिस्टर कैसे व्यवस्थित हैं और उनका क्या काम है, अलग अलग रजिस्टर कैसे कैसे ऑर्गेनाइज रहेंगे और उनका स्पेसिफिक क्या क्या काम है,
ठीक है, ये कौन तय करता है? हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर टाइप्स और फंक्शंस देखें, ये केवल इंट्रोडक्शन है, फिर मैं नीचे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक, तो दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, पहला होता है यूजर विजिबल रजिस्टर जो यूजर को दिखाए, और दूसरा होता है कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। तो पहला वाले का बात करें, यूजर विजिबल जो है, इनका उपयोग प्रोग्रामर द्वारा डेटा और एड्रेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जब भी प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्रामिंग करेगा, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके लिए चाहिए उसको डेटा और उसका एड्रेस, तो इसको होल्ड करने का काम करते हैं ये रजिस्टर्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और दूसरे होते हैं कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर, ये सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने रजिस्टर के बारे में बहुत पढ़ा है भैया, है ना, तो ये आपको थोड़ा मजेदार जरूर लगेगा। पहला होता है प्रोग्राम काउंटर, जो कि बोलते हैं हम पीसी। तो पीसी क्या करता है? ये जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, ताकि वो तुरंत सीपीयू को दे और सीपीयू तुरंत क्या करे, जो भी है प्रोसेस वो कर ले, एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाए। और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको आप बोलते हो आईआर। ये क्या करता है? इसमें वो इंस्ट्रक्शन होता है जिसे करेंटली अभी क्या करना है, डिकोड किया जाना है, जिसको अभी डिकोड करना है वर्तमान में, उस इंस्ट्रक्शन को कौन रखता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रखेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रखेगा एड्रेस, लेकिन यह उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है जहां से अभी डेटा पढ़ना या फिर उसको राइट करना है, जहां से सीपीयू को डेटा रीड या राइट करना है अभी करंट में, उनके एड्रेस को रखने का काम करता है कौन? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं एमबीआर। अब ये क्या करेंगे? यह मेमोरी से आए हुए या मेमोरी में जाने वाले जो एक्चुअल डेटा है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो बीच में होगा मेमोरी बफर रजिस्टर, जब भी आपको डेटा क्या करना है, सीपीयू से मेमोरी में ट्रांसफर करना है या मेमोरी से सीपीयू में डेटा लाना है, तो वो जो एक्चुअल डेटा होगा वो रखेगा मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये एड्रेस को रखेगा और ये डेटा को रखेगा। ठीक, अब अक्यूमुलेटर क्या होता है? तो एलयू जो भी कैलकुलेशन करेगा, गणना करेगा, तो उसके जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होंगे, बीच के रिजल्ट है ना, उसको स्टोर करने का काम करता है कौन? एक्यूमुलेटर। ठीक, तो ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, जो क्या करेगा, नेक्स्ट एड्रेस का इंस्ट्रक्शन रखेगा। एमएआर भी क्या करता है? एड्रेस का इंस्ट्रक्शन रखता है जो कहाँ है, मेमोरी में है। ठीक है, और मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है? मेमोरी से डेटा को रखता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को करेंटली जो एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करता है। ठीक है, इस तरह से होता है। और एक्यूमुलेटर क्या करता है? डेटा को या रिजल्ट को होल्ड करता है, जिसको अभी एलयू ने परफॉर्म किया है उसको। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोसेसर की एफिशिएंसी को सीधे क्या करता है? डायरेक्टली अफेक्ट करता है। रजिस्टर की संख्या जितनी अधिक होती है, सीपीयू को उतना ही कम बार क्या करना होगा? बाहरी मेमोरी जैसे रैम को एक्सेस करना पड़ेगा, जिससे प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो और क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा इधर। चलो, अब आपको मेन चीजें समझ में आ गई ना, तो अब आपको ये चीजें लिखने में हो जाएंगी आसान। तो पहला बोल रहा है कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेन एनी 4 कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, कोई 4 आपको बताने हैं। ठीक, तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सीपीयू के इंटरनल स्टोरेज का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि सीपीयू को बहुत तेज डेटा को क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है, इसलिए क्या करता है? वो रजिस्टर का उपयोग करता है। ये मेमोरी की तुलना में बहुत छोटे, लेकिन इससे कई गुना फास्ट होते हैं कौन? हमारे रजिस्टर्स। ठीक, तो की रजिस्टर्स और उनके फंक्शन देखिए, तो पहला कंट्रोल रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने का काम करेगा, जिसे सीपीयू अभी फैच करेगा, और जिसको अभी सीपीयू फैच करना करेगा इसके जस्ट बाद, अभी कोई एक प्रोग्राम चल रहा है उसके जस्ट बाद जिसके इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है कौन? प्रोग्राम काउंटर। हर इंस्ट्रक्शन के बाद यह अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट होता जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अब ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन रखेगा। ठीक है, किस इंस्ट्रक्शन को? जिस इंस्ट्रक्शन को अभी करंट में डिकोड करना है उसको। ठीक, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? यह उस मेमोरी लोकेशन, एड्रेस है ना, तो मेमोरी लोकेशन का पता स्टोर करता है जहां से अभी डेटा क्या करना है? रीड या राइट करना है। ठीक है, अब कोई प्रोसेस आपको अभी एग्जीक्यूट तो कराना है, लेकिन उसके लिए जो डेटा है वो कहाँ से लिया जाना है, या प्रोसेस हो गया तो डेटा को कहाँ रखना है ना, ये सभी चीजें कौन रखता है? एड्रेस रखता है कौन? मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, अब ये एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है जो या तो अभी से मेमोरी से अभी जस्ट आया है या फिर मेमोरी में प्रोसेसिंग के बाद भेजा जाना है, उन डेटा को रखने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट एड्रेस का इंस्ट्रक्शन रखेगा। ये है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, जो क्या करेगा, जो भी डेटा है ना, उसके एड्रेस को रखेगा जिसको अभी हमको क्या करना है, रीड या राइट करना है। और मेन मेमोरी से जो एक्चुअल डेटा है उसको कौन रखेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर रखेगा। और इस जो डेटा को है वो डिकोड करेगा कौन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, कंक्लूजन क्या निकलता है, रजिस्टर के बिना सीपीयू की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी क्योंकि इसको छोटे छोटे काम के लिए बार बार रैम के पास जाना पड़ेगा और रैम जो है सीपीयू से है बहुत दूर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, उनकी फंक्शन को बताने, फंक्शनैलिटी को बताना है। तो रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के भीतर स्थित बहुत ही तेज और छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को टेम्पररी रूप से स्टोर करना ताकि सीपीयू क्या करे, फटाफट एग्जीक्यूशन कर ले और उसको एक्सेस कर ले। ठीक, फंक्शंस अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन को के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये चीज़ें बार बार आएंगी, अच्छा ही है ना, बार बार आएंगी तो आपको याद हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा जो अभी डिकोड या एग्जीक्यूट किया जाना है। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, जो भी एलयू कैलकुलेशन करेगा उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को और फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने का काम करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन की एड्रेस को रखता है किसके, जो रियल डेटा है उसके, जिसको अभी रीड या राइट किया जाना है उसको। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करेगा, ये जिसको आप बोलते हैं बफर रजिस्टर, ये क्या करता है, अभी जो डेटा भेजा जाना है मेमोरी को या मेमोरी से डेटा लिया जाना है उन डेटा कंटेंट्स को स्टोर करने, एक्चुअल डेटा कंटेंट्स को स्टोर करने का काम करता है कौन, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है अलग अलग रजिस्टर। ठीक है, ये है प्रोग्राम काउंटर, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये एड्रेस रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, कंट्रोल सिग्नल से। ठीक है, और यहाँ से मेमोरी में इनको अगर भेजा जाना है या लिया जाना है तो उसके लिए क्या होंगे, बीच में होंगे ये बसेस, इसके थ्रू इनको मिलेंगे डेटा, कंट्रोल और एड्रेसेस। ठीक है, और अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो चला जाएगा एएलयू में, एएलयू से प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट फिर से किस में आ जाएंगे, इन बसेस, इन रजिस्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और रजिस्टर्स के थ्रू, रजिस्टर से बसेस के थ्रू फिर से कहाँ चले जाएंगे, मेमोरी में चले जाएंगे। ठीक, अब बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन, जिसको आप बोलते हो इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसको आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल वह बेसिक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीपीयू मेमोरी से एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और उसे क्या कर देता है, लास्ट में एग्जीक्यूट कर लेता है। यह साइकिल तब तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है ना, क्योंकि कंप्यूटर ऑन है मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हम फैच कर रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेसेस क्या होते हैं, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल के मेनली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है फैच, तो सीपीयू क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर द्वारा प्रोवाइड किए गए मेमोरी एड्रेस से अगला इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने का काम करेगा कहाँ से, पीसी से, कौन, सीपीयू। ठीक, अब क्या करेगा, यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं और पीसी को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, पहले स्टेज में ये 2 काम होता है। पहला तो पीसी ने जो भी मेमोरी एड्रेस दिया है उसके इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसको लेना और उसको रख देना किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है, ठीक है, उसमें रखना। और क्या करना, अब पीसी को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को अब कौन रखेगा, फिर से पीसी रखेगा, फिर से वही काम होगा। अब यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन आपने फैच कर ली, अब उसको करो डिकोड। तो कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है ताकि ऑपकोड को समझ सके, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये समझ सके, क्या ऐड करना है, क्या सब
सब्ट्रैक्ट करना है या लोड करना है, स्टोर करना है, क्या काम करना है भाई, ये समझे कौन, कंट्रोल यूनिट। तो वो वाला किस में होगा, डिकोड स्टेज में। इस फेज में आवश्यक ऑपरेंड्स के एड्रेस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किन ऑपरेंड्स की जरूरत है, किन डेटा की जरूरत है, वो डेटा कहाँ है, उनके एड्रेस को भी हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिकोड वाले में ही, ठीक है। अब एग्जीक्यूट स्टेज क्या होता है, सीपीयू का संबंधित कंपोनेंट, जैसे एएलयू होते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट है सीपीयू के, इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या करते हैं, अब ऑपरेशन परफॉर्म करने लगते हैं और फाइनल रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में या स्पेसिफिक रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये देखो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है, ठीक। तो सबसे पहले हम करेंगे रैम से डेटा फैच करेंगे, उसके बाद कंट्रोल यूनिट करेगा हमारा डिकोड करने के बाद हमारा जो एएलयू है उसको वो कर देगा क्या, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापस से कहाँ कर देंगे इसको, स्टोर रैम में, ठीक। तो कंक्लूजन देखें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी का कोर बेस है। आधुनिक प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग टेक्निक का उपयोग करके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल को पैरेलल में चला। पाइपलाइनिंग करता क्या काम है भाई, कि एक समय में एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक साथ ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलली एग्जीक्यूट होना, ठीक है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कोई सीपीयू एक टाइम में एक काम कर रहा है तब, और सीपीयू एक टाइम में बहुत सारे मल्टीपल वर्क कर लिया तब, तो एफिशिएंसी तब कब ज़्यादा होगी, जब वो मल्टी प्रोग्रामिंग का काम करे तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स विथ एग्जांपल। अब यहाँ पर एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आना हो गया है शुरू, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको भी ये पता है कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो एड्रेसिंग मोड वह तरीका है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड कहाँ स्थित है। देखो इंस्ट्रक्शन के होते हैं 2 पार्ट, ठीक है, एक तो होता है क्या, ऑपकोड, और एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, वो डेटा जिस पर क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, ठीक है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है वो डेटा होते हैं ऑपरेंड्स, ठीक। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये कहाँ पर होता है, ऑपकोड में होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, उसका ये फॉर्मेट होता है, पढ़ेंगे नीचे। और ये सीपीयू को बताता है कि उसे डेटा सीधे इंस्ट्रक्शन से लेना है या किसी रजिस्टर से या मेमोरी से। तो एड्रेसिंग मोड जो है ना, ये बताएंगे कि ये जो ऑपरेंड्स आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, क्या ये सीधे मेमोरी में है या ये रजिस्टर में है या फिर ये कहीं और है तो है कहाँ, तो ये ही बताएगा कौन, ये एड्रेसिंग मोड। तो कॉमन टाइप हम अगर पढ़ें तो पहला होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इमीडिएट मतलब इसमें ऑपरेंड सीधे इंस्ट्रक्शन के भीतर ही होता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहेगा वहीं पर ही ऑपरेंड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया है, मूव ए कॉमा ये 50, मतलब ये जो 50 है ये है डेटा, और इस डेटा को आपको क्या करना है, सीधे हमारे रजिस्टर ए में स्टोर करना है, लोड करना है, लोड। देखो एक चीज याद रखना, जब आप क्या करोगे, ये है हमारा रजिस्टर और ये है हमारा मेमोरी, ठीक है। तो रजिस्टर में जो भी चीज आप लाओगे उसको बोलोगे आप लोड करना, और जो भी चीज आप मेमोरी में रखोगे उसको आप बोलोगे स्टोर करना, समझ गए। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए नाम का हमारा रजिस्टर है, उसमें डायरेक्टली डेटा को क्या कर रहे हैं, लोड करने का काम कर रहे हैं। ये सबसे तेज मोड है क्योंकि इसमें मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है, मेमोरी एक्सेस नहीं चाहिए भैया, हम सीधे रजिस्टर में रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसमें इंस्ट्रक्शन में डेटा का इफेक्टिव एड्रेस दिया रहता है, ठीक है। एड्रेस दिया है ना, अब यहाँ पर डेटा नहीं है, इस पार्ट में डेटा नहीं है, इसमें लिखा है एड्रेस, आप उस एड्रेस में जाइए और वहां से आपको मिलेगा क्या, डेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। मैं आपको यहाँ पर ना ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ तो एक साथ हो जाएगा ये क्लियर। ठीक है, तो जब आपका डेटा रहेगा किसमें, रजिस्टर में सीधा, ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सीधे रजिस्टर में करना है, तब वो होता है इमीडिएट।
डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, अब जो आपका डेटा है, ठीक है, उसका एड्रेस आपके पास है, एड्रेस आपके पास है, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एक मेमोरी, मेमोरी में यहाँ पर आपको पता है एड्रेस, मान लो ABC ऐसा कुछ एड्रेस है, आप इस एड्रेस में जाओगे तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि मूव A और ये H, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है क्या, एक मेमोरी एड्रेस है। तो CPU क्या करेगा, इस मेमोरी एड्रेस पर जाएगा और वहाँ पर जो भी डेटा रखा है उसको लेके आ जाएगा, ठीक है। अब रजिस्टर एड्रेस, इसमें क्या होगा, जिस इसमें डेटा किसी रजिस्टर में स्टोर होता है। अब डेटा जो है आपका, डेटा जो है उसका एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ, मेमोरी में है, वहाँ से आपको जाके लाना पड़ेगा। अब डेटा जो है अब ये कहाँ पर है, रजिस्टर में है, ठीक। और इंस्ट्रक्शन के उस रजिस्टर का नाम भी आपको दे दिया गया। जैसे यहाँ पर देखो B2A, मतलब डेटा रजिस्टर B में है और उसको आपको रजिस्टर A के डेटा के साथ क्या करना है, ऐड करना है। रजिस्टर रजिस्टर खेल रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इसमें इंस्ट्रक्शन में एक एड्रेस होता है जो किसी दूसरे एड्रेस की ओर संकेत करता है जहाँ पर डेटा रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, कि ये देखो यहाँ पर है ऑपरेंड आपका, ठीक है। और ये ऑपरेंड में अगर आप मेमोरी एड्रेस दे रही हो, ठीक है, यहाँ पर है एक एड्रेस 1, अब वो जाएगा एड्रेस 1 एक मेमोरी में, मान लो वो रैम है, ठीक है, रैम है ये मान लो, ठीक। और यहाँ पर लिखा होगा क्या, ये एड्रेस 1 का एड्रेस 1, लेकिन यहाँ पर आपको डेटा नहीं मिलेगा। जब आप रैम के स्लॉट में जाओगे ना एड्रेस 1 में, यहाँ डेटा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ वापस से क्या मिल गया, आपको मिल गया एड्रेस, ठीक है। तो अब ये मिल गया एड्रेस, तो कहाँ का होगा ये एड्रेस, कॉज ये होगा किसका, सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। मैं बस ये अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, बाकी तो आप समझो, ठीक है। तो ये एड्रेस 2 है और यहाँ पर आपका जो है एक्चुअल डेटा रखा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पर मिलता है एक एड्रेस, उस मेमोरी में जाओगे उस एड्रेस में, तो वहां पर फिर से मिल जाएगा एक एड्रेस, फिर इस एड्रेस में जाओगे ना तो फिर अब आपको मिलेगा यहाँ पर डेटा। तो एक्चुअल डेटा आपको 2 बार में मिला है, पहले तो आपने इस मेमोरी को एक्सेस किया, दूसरे बार इस मेमोरी को एक्सेस किया, तब मिला डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि देखो इनडायरेक्ट में एड्रेसिंग में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर R0 में एक एड्रेस है, ठीक है। अब उस एड्रेस में जाएगा CPU और फिर वहां पर फिर क्या मिलेगा उसको, एक और एड्रेस मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ ये रजिस्टर में ये एड्रेस था, उसके बाद फिर रैम में ये एड्रेस था, इस तरह से, ठीक है। रजिस्टर में जाओगे वहां पर भी एक एड्रेस मिलेगा, फिर उसके बाद मेमोरी में जाओगे उस एड्रेस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। और उसके बाद होता है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, इसमें ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के नाम में ही छिपा होता है, अलग से कोई ऑपरेंड नहीं होता, वो इंस्ट्रक्शन ही ऑपकोड होता है, मतलब ऑपरेशन होता है, वो इंस्ट्रक्शन ही आपका ऑपरेशन है। जैसे CM है तो कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसको कंप्लीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट दिया है तो कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दो, इस तरह से काम करता है, ठीक है। दस एड्रेसिंग मोड प्रोग्रामर को यह फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वह कम समय में मेमोरी स्पेस का उपयोग करे और बड़े डेटा को क्या कर सके, हैंडल कर सके। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए सही एड्रेसिंग मोड का चुनाव जरूरी है। अब एड्रेसिंग मोड इसमें से कौन सा अच्छा होता है बोलोगे तो मैं नहीं बता सकती, है ना। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये मेमोरी एड्रेसिंग के जो मोड है वो एफिशिएंट होगा उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस फॉर द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स गिवन द सिस्टम वैल्यू, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है भैया, देखते हैं। एड्रेस फील्ड इन इंस्ट्रक्शन में दिया है एड्रेस का फील्ड 500, ठीक है। ये है क्या आपका एड्रेस है, ठीक है। कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर में लिखा है 30, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है 100, ठीक है। एड्रेस है ये भी है एड्रेस,
उसके बाद कंटेंट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर में रखा है 200। अब इसके बाद मेमोरी एट एड्रेस 500। अब ये जो एड्रेस था ना मेमोरी में, ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है ये है 800, मतलब समझ रहे हो, यही क्या है आपका एक्चुअल डेटा है। ठीक है, अब इसमें इफेक्टिव एड्रेस अगर आपको करना है कैलकुलेट, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको समझ में आ गया कि आपका इफेक्टिव एड्रेस है ए, ठीक है, और ये है क्या, एक एड्रेस फील्ड जहां पर रखा है एड्रेस, ठीक है, और इस एड्रेस में जाने पर आपको मिलेगा डेटा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैसे काम करेगा, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू है वह एक क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, अब ये पॉइंटर जो है असली एड्रेस की ओर इशारा करेगा, मतलब ये भी डेटा नहीं है, ये भी है क्या, पॉइंटर है। ठीक है, तो आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक है, वो कहाँ है, जो आपका ए है ना उसकी मेमोरी पे है, और इसमें भी अगर जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 500 नाम का लोकेशन जो है वो मेमोरी में वो मिलेगा। अब इस लोकेशन में जाओगे ना तब आपको मिलेगा क्या, डेटा। ठीक है, मेमोरी का ए, और ए है आपका 800, फिर यहाँ से जाओगे 800 में, तो 800 जो है यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ऑपरेंड का एड्रेस। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, अब क्या होगा, ये ए जो है 500, उसमें आपका इंडेक्सिंग जो था 30, इसको करोगे ऐड तो ये हो जाएगा 530। अब 530 जो है इसमें आपको मिलेगा क्या, ऑपरेंड का एड्रेस। ठीक है, अब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में ये कैसे काम करेगा, प्रोग्राम काउंटर को करेंट वैल्यू में एड्रेस फील्ड को जोड़ना है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है यहाँ पर क्या, 100, और आपका एड्रेस फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है, 500, तो टोटल हो गया ये 600। यही क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। ठीक है, तो ऑपरेंड आपको 600 पर मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में मैंने बताया है कि कैसे कब आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, अलग अलग एड्रेसिंग मोड से। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मिलेगा आपको ये 500, है ना। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, ये 800। उसके बाद तीसरा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा डेटा, कि आपका जो एड्रेस फील्ड है, ठीक है, उसमें आप इसको ऐड कर दो तो मिल जाएगा। अब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में आपको क्या पता है, आपको एक्चुअल मेमोरी एड्रेस पता है 500, तो नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना, 100 ऐड कर देना, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा वो 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन बताइए सीपीयू में। तो स्टैक क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैक की बात करें तो स्टैक होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर जो डेटा होगा वो होगा किसमें, सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में जब डेटा होता है लीनियरली तब उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, जो कि लीफो पर काम करता है। लीफो मतलब जो लास्ट आया है वही पहले जाएगा। जैसे आप पार्किंग में होते हैं ना, पार्किंग में मान लो ये लाइन है पार्किंग वाली, ठीक है, यहाँ पर ये बने हुए हैं और इस तरफ से आपको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जो है यहाँ पर रख दिए तो दूसरा वाला आएगा वो यहाँ रखेगा, तीसरा वाला यहाँ पर रखेगा, और इधर से आउटर है तो जो सबसे लास्ट में है, आउटर नहीं है ना, इधर बंद है ठीक है, तो ये जो सबसे लास्ट में है वही क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डेटा सबसे अंत में डाला जाता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। कंप्यूटर के सीपीयू में इसका उपयोग मुख्य रूप से सबरूटीन कॉल्स, इंटरप्ट और लोकल वेरिएबल को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तीन जगहों पे, सबरूटीन कॉल्स में, इंटरप्ट को मैनेज करने के लिए और लोकल वेरिएबल को मैनेज करने के लिए किसका यूज करता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का, जो किस पे काम करता है, लिपो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन अगर देखें, ठीक है, तो सीपीयू में स्टैक को दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, पहला तो रजिस्टर स्टैक में और दूसरा मेमोरी स्टैक में। ठीक है, तो इसके मुख्य कंपोनेंट और ऑपरेशन निम्नलिखित होंगे। अगर स्टैक पॉइंटर है, पहला स्टैक पॉइंटर, ये क्या होगा, ये एक विशेष रजिस्टर है जो हमेशा स्टैक के ऊपरी भाग, जो टॉप ऑफ द स्टैक है ना, उसके एड्रेस को होल्ड करता है। कौन, स्टैक पॉइंटर। पुश ऑपरेशन, जब स्टैक में नया आइटम जोड़ना है तब आप बोलोगे पुश कर रहे हो आप। इस प्रक्रिया में स्टैक पॉइंटर को क्या करते हो आप, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करते हो। ठीक है, अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, नया आइटम जोड़ रहे हो। ठीक है,
पॉप ऑपरेशन क्या होता है, स्टैक से डेटा को निकालना, इसी को बोलते हैं पॉप। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ एग्जाम्पल में, तो ये है मेरा स्टैक, ठीक है। स्टैक में है क्या, 4 डेटा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और चौथा वाला है एम्प्टी, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, थर्ड वाले को पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैक पॉइंटर यहाँ पर अभी आपको दिखाएगा नेक्स्ट वाले, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से क्या करते हैं, अगर कुछ पुश करना है तो इसकी वैल्यू को 1 बढ़ा दोगे, अभी 3 में था, कुछ नया पुश करना है तो +1 कर दोगे, यहाँ पर चला जाएगा। अब आप क्या करोगे, वहाँ पर आइटम को रख दोगे अपना। पॉप करना है तो इस स्टैक पॉइंटर को, मान लो अभी 3 में है, 3 को ही आपको डिलीट करना है, तो आपको स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का जो डेटा है वो हो जाएगा रिमूव, ठीक। तो एक्सप्लेन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इन सीपीयू, डिस्कस पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को बताइए। तो स्टैक एक स्टोरेज डिवाइस या फिर डेटा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को लिफो के ऑर्डर में स्टोर करता है, इसका मतलब आप समझ गए, ठीक। तो स्टैक में मुख्य रूप से 2 ऑपरेशंस होते हैं, पहला होता है पुश ऑपरेशन, दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मतलब जब भी स्टैक में आपको नया आइटम क्या करना हो, ऐड करना हो, तब आप बोलते हो पुश करना। जैसे कि मैं यहाँ पर बना ली स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मेरे हैं 3 स्लॉट, पहले मुझे 10 को करना है तो मैं यहाँ पर रखूँगी 10, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे 20 यहाँ पर, यहाँ नहीं होगा ये, अगर 4 स्लॉट है तो सबसे पहले 10, 20 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा यहाँ, 30 को करना है तो उसके बाद आ जाएगा ये यहाँ, ठीक। अब निकालना है तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, पहले निकलेगा ये, उसके बाद निकलेगा ये, फिर निकलेगा ये, इस तरह से, ठीक। तो SP स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ता है SP+1। जैसे अब मुझे ये स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मान लो यहाँ पर है 3, तो मुझे नया अगर वैल्यूज ऐड करना है तो मुझे 3+1 करना पड़ेगा, तब स्टैक पॉइंटर इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और यहाँ पर जो भी आइटम है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और आप याद रखिए कि जब भी आपको एलिमेंट स्टोर करना हो, आप टॉप ऑफ द स्टैक से ही कर सकते हैं, ठीक है। बीच में से आप इधर स्टैक में से कोई वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते भैया, ऊपर से ही करोगे, ठीक है। पॉप ऑपरेशन, स्टैक के टॉप से डेटा आइटम को हटा सकते हो आप। जो भी ऑपरेशन होता है ना स्टैक में, जो भी ऑपरेशन होगा वो किससे होगा, टॉप ऑफ द स्टैक से ही होगा, ठीक है। अगर कुछ पुश करना है तो भी आप यहीं पर कर सकते हो, पॉप करना है तब भी आप टॉप ऑफ द एलिमेंट से ही जो भी ऑपरेशन कर चाहो वो परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको करना है क्या, डिलीट, मान लो यहाँ पर मेरा स्टैक अभी पॉइंट कर रहा था 3 में, मुझे ये 30 को डिलीट करना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा डिक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 2 में पॉइंट करने लगेगा, और यहाँ पर जो आइटम है 20 अब वो शो हो रहा होगा, और 30 यहाँ से हो जाएगा डिलीट, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये शायद क्वेश्चन टायर 1 में तो नहीं था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा। नेट के क्वेश्चन में देखी थी, अभी नेट का एग्जाम हुआ ना, तो नेट के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। देखो यहाँ पर आप दोनों तरीके से कर रहे हो, इजी वाला पहले बताऊँ, हाँ मैं पहले इजी वाला ही बताती हूँ आपको। 5 है, 3 है, प्लस है, 8 है, 2 है, फिर ये है डिवाइड, और ये है मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है, इस तरफ से चलना, पहला कौन सा डेटा आएगा 5, फिर आया 3, अब इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8, आगे बढ़ो, फिर मिला आपको 8, फिर मिला 2, तो लास्ट के 2 ऑपरेंड पे आपको फिर से ये ऑपरेशन करना है परफॉर्म, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो पहले वाले को सेम रखो और इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करो मल्टीप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक। और अगर आप चाहो इस तरह से, सबसे पहले क्या करोगे, 5 को पुश करोगे, फिर 3 को पुश करोगे, अब यहाँ पर आ गया ऑपरेशन ऐड का, तो दोनों एलिमेंट में 3 में और 5 में दोनों को कर दोगे ऐड, आंसर आएगा 8। अब 8 को क्या कर दोगे आप, यहाँ पर फिर से स्टैक में रख दोगे, स्टोर कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में फिर से अब आपको मिलेगा 2, ठीक है। 8 को पुश किया ना, ये रिजल्टिंग वाला 8, ठीक है, रिजल्टिंग वाला 8 तो था ही, फिर से आपने एक 8 को यहाँ पर पुश किया, ठीक है, फिर 2 को पुश किया। अब आप क्या करोगे, इस 2 में और इस 8 पे ऑपरेशन पर परफॉर्म करोगे डिवाइड का, तो आ जाएगा क्या 4, पहले से 8 था इसमें, अभी जो है वो हो गया है 4, ठीक है। अब आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, इन दोनों में आप परफॉर्म करो, आ जाएगा 32, ठीक है। आप बताना इन दोनों में आपको कौन सा इजी लगा, क्या ये वाला आसान है या ये वाला आसान है, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है,
ऑपकोड को और ऑपरेंड दोनों को बताओ एग्जाम्पल का यूज करके। ठीक है, तो ये है भैया आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। ठीक है, जिसमें यहाँ पर है ऑपकोड और यहाँ पर है ऑपरेंड। ऑपकोड बताता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंड बताता है कि वो जो डेटा है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर डेटा ही रखा है या फिर उसका एड्रेस रखा है, ये बताता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं बस यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक बाइनरी कोड का लेआउट होता है जो यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन के विभिन्न हिस्से क्या होंगे, किसी इंस्ट्रक्शन के विभिन्न हिस्से क्या होंगे। एक सामान्य निर्देश सीपीयू को यह बताती है कि क्या करना है और किस डेटा पर करना है। ठीक है, क्या करना है बताता है कौन, ऑपकोड, किस डेटा पर करना है कौन बताता है, ऑपरेंड बताता है। तो इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, मेनली दो भागों में डिवाइड करें हैं। पहला होता है ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। तो ऑपकोड मतलब होता है ऑपरेशन कोड। यह निर्देश का वह हिस्सा होता है जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है परफॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में ऐड, सब, लोड, स्टोर क्या कर रहे हो। यदि ऑपकोड 4 बिट का है तो कंप्यूटर 2 टू द पावर 4 मतलब 16 अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है, जितने ऑपकोड का बिट होगा, ठीक है, उसके पावर 2 में क्या होगा, उतने ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेंड की अगर बात करें तो यह वह हिस्सा होता है जो बताता है कि किस डेटा पर कार्य किया जाना है और वह डेटा किस एड्रेस में अभी स्थित है। ठीक, यह निर्देश में 1, 2 या 3 ऑपरेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो एक ऑपरेंड हो सकता है या 2 ऑपरेंड हो सकते हैं या 3 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो ऐड, ये क्या है, ऑपरेशन है। ऐड R1 500 मतलब 500 को रजिस्टर R1 के डेटा के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली होते हैं इतने टाइप के। पहला होता है, अरे भैया ये डॉलर डॉलर को आप हटा लेना ना इस तरह से, ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ये डॉलर भी पेस्ट हो गया है। चलो, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखो आप यहाँ पर 3 एड्रेस दिख रहे हैं आपको। पहला एड्रेस है बी, दूसरा है सी और तीसरा है ए। तो जो एड्रेस बी में डेटा है और जो एड्रेस सी में जो डेटा है उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे और एड्रेस रखोगे ए में। इसको बोलते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में होते हैं 2। तो पहला क्या होगा, आप पहले ए में जो डेटा रखा है, ठीक है, उस डेटा को बी के साथ कर दो ऐड और उसके बाद उसको फाइनली फिर से किस में रख दो, ए में। ठीक है, जैसे कि ये था मेरा बी, ये था सी, ये था ए में रखा था 2, इसमें रखा था 3, इन दोनों को किया मैंने ऐड, ऐड करने के बाद आया 5, उसको मैंने रखा कहाँ पर, ए में। ठीक है, लेकिन वही अगर होगा 2 एड्रेस में तो ए में पहले से डेटा है 2, बी में पहले से डेटा है 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को करूंगी आपस में ऐड। अब आंसर जो आ गया 5 ना, इस 5 को वापस से मैं कहाँ पर रख दूंगी, इसमें, ए में। ठीक, अब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये एक्यूमुलेटर पर जो भी है ऑपरेशन वो परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसमें स्टैक का उपयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यह निर्धारित करती है कि एक इंस्ट्रक्शन के भीतर ऑपकोड और ऑपरेंड्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड हैं। सीपीयू के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर बेस्ड या रजिस्टर बेस्ड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट को बदल सकते हो। अब इंस्ट्रक्शन टाइप्स होते हैं 4, तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। पहला होता है 3 एड्रेस। 3 एड्रेस में 3 एड्रेस फील्ड होंगे, 2 ऑपरेंड के लिए रहेगा और एक फाइनल रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो एक रजिस्टर R2 है, एक R3 है, इन दोनों के डेटा को ऐड करोगे और रजिस्टर R1 में रख दोगे। इसमें 2 एड्रेस में 2 फील्ड होंगे। पहले तो आप क्या करोगे, एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन, इन दोनों का काम करता है। ये जो R1 है ना, इसमें से आप डेटा पहले लेके ऐड भी करोगे और फाइनल रिजल्ट को फिर इसी R1 में रखोगे। ठीक है, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग करते हैं जिसमें केवल एक ऑपरेंड का एड्रेस दिया जाता है। जैसे मैं बोली ऐड एक्स, तो एक्स में, एक्स मतलब कोई एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जो भी डेटा रखा है उसको आप एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ कर दो ऐड और उसको वापस से रख दो क्या, एक्यूमुलेटर में। तो एक ही मेमोरी का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है,
तो मेमोरी एड्रेस x मतलब यहाँ पर जो भी डेटा है उस डेटा को आप एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करके वापस से एक्यूमुलेटर में रख देना। तो एक ही का यूज हुआ एक्यूमुलेटर का बस, ठीक। और जीरो एड्रेस तो ये स्टैक बेस्ड होता है, इसमें कोई एड्रेस फील्ड नहीं होता क्योंकि ऑपरेंड हमेशा स्टैक के टॉप पर ही होता है, ठीक है। स्टैक बेस्ड में मैं बताई थी टॉप में जो होता है ना, टॉप में जो होता है, ठीक, यही इसी पर ही क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक। अगर मैं बोली ऐड तो सामने के जो फर्स्ट दो इंस्ट्रक्शन होंगे, फर्स्ट टॉप के जो दो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको आपस में ऐड कर देगा इस तरह से, ठीक है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है, ये आप याद रखिए। अब जैसे बोला है यहाँ पर इवेलुएट ये यूजिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब केवल एक ही मेमोरी का यूज करोगे, वन मेमोरी का, ठीक। तो वन मेमोरी का यूज करोगे तो एक होगा एक्यूमुलेटर होगा और एक दूसरा होगा वो होगा मेमोरी, ठीक। तो सबसे पहले लोड ए, केवल एक्यूमुलेटर का यूज करना है ना, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, केवल एक्यूमुलेटर वाला जो मेमोरी है उसका यूज करना। मेमोरी भी कौन सा मेमोरी है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर भी तो है क्या, मेमोरी ही तो है, एक्यूमुलेटर भी क्या है, रजिस्टर। चल ठीक है, मेमोरी नहीं कर देना, मैं नहीं करना, एक्यूमुलेटर करना। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इस ए को, ए में जो भी डेटा रखा है उसको आप एक्यूमुलेटर में डाल दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, ये जो एक मेमोरी आया ना, इस मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर में जो डेटा रखे थे उसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। पहले ए को आपने क्या किया, ये है एक मेरा मेमोरी और ये है मेरा एक एक्यूमुलेटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो भी मेरा डेटा था उसको मैंने किया एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में रख दिए इस डेटा को, मान लो वो 10 था। उसके बाद क्या करो, दूसरी मेमोरी बी में जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा को फिर से कहाँ पर रख दो, एक्यूमुलेटर में रख दो। पहले ऐड करो इसके साथ और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको फिर से एक्यूमुलेटर में रख देना, ठीक। उसके बाद टी का यूज करना टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक। एक मैं टी नाम का टेम्परेरी एड्रेस रख ली हूँ जिसमें मैं एक्यूमुलेटर का अभी ए और बी को ऐड करने के बाद जो डेटा आया है उसको टेम्परेरी मैं यहाँ पर रखी। अब मेरा एक्यूमुलेटर हो गया खाली, ठीक है, एक्यूमुलेटर फिर से हो गया खाली। अब इसमें मैं क्या करूँगी, सी को लोड करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ऐड डी। तो अब मैं डी जो है इसको ऐड करूँगी किसके साथ, कुछ भी नहीं दी हूँ ना यहाँ पर, कुछ भी नहीं दी हूँ मतलब एक्यूमुलेटर के साथ। तो ये मेरे डी को एक्यूमुलेटर में जो रखा था सी, इसके साथ करूँगी ऐड और वापस से एक्यूमुलेटर में रख दूँगी। मतलब अब एक्यूमुलेटर में क्या डेटा आ गया, सी और डी का जो फाइनल रिजल्ट है वो, ठीक। अब मैं क्या करूँगी कि मेरा जो एक टेम्परेरी मेमोरी था ना जिसमें मैं क्या करी थी, ए प्लस बी का डेटा रखी थी, ठीक है, अब इसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दूंगी इसको। तो ये जो मेरा टेम्परेरी मेमोरी था, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा था उसके साथ और वापस से किस में रख देना है, एक्यूमुलेटर में रख देना, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको और इसको कर दिया मल्टीप्लाई और जो भी फाइनल रिजल्ट आया उसको फिर से हम क्या करेंगे, सी प्लस डी और ए इंटू बी, यही आपका फाइनल रिजल्ट अभी आया, इसको अब वापस से फिर से रख देंगे किसमें, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, एक मेमोरी में फिर उसको स्टोर कर देना है, ठीक। तो एक्यूमुलेटर को फिर से मेमोरी में, तो अब समझ में आया ना। अगर वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ना तो आपको करना क्या है, केवल एक मेमोरी, वन मेमोरी का यूज करना है। अब केवल एक मेमोरी में थोड़ी सब काम होगा, तो आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटर का यूज करोगे। तो एक मेमोरी और एक एक्यूमुलेटर का यूज करके जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसको बोलेंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर में कंपैरिजन बताना है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। तो रिस्क मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है जिसमें, ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब हम समझते हैं कम, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है सिस्क। कंप्यूटर प्रोसेसर डिजाइन करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण या अप्रोचेस हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर अगर आपको डिजाइन करना है आप दो अपीयरेंस से कर सकते हो, दो अप्रोच से कर सकते हो। पहला तो रिस्क अप्रोच और दूसरा होता है सिस्क अप्रोच। रिस्क जो होता है वो होता है सरल, लेकिन क्या करता है, ये गति पर ध्यान देता है, और सिस्क होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स काम को काम करने के लिए जोर देता है, ठीक है। अब दोनों पे अगर आप अंतर देखें तो इतना सारा अंतर है।
तो रिस्क की अगर बात करें तो ये होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन और सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें फिक्स लेंथ का इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें वेरिएबल लेंथ हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इसमें पहले से डिसाइडेड है इतना ही लेंथ का हम इंस्ट्रक्शन रखेंगे, इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग रख लो। एग्जीक्यूशन टाइम की अगर बात करें तो एक ही क्लॉक साइकिल में ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, इसमें कई क्लॉक साइकिल्स लगते हैं क्योंकि ये सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, रजिस्टर इसमें बहुत अधिक संख्या में रजिस्टर का यूज होता है और इसमें जो है कम संख्या में ही आप क्या करोगे, रजिस्टर को यूज करोगे। कम सिंपल नहीं बोल सकते, सिंपली आप सॉल्व करना चाहते हो कोई एग्जीक्यूशन तब, और इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल लाइंस ऑफ कोड होंगे। ठीक है, अब एड्रेसिंग मोड तो इसमें लिमिटेड होता है, इसमें बहुत अधिक और जटिल होता है एड्रेसिंग मोड भी। ठीक है, फोकस ये सॉफ्टवेयर और कंपाइलर पर फोकस करता है और ये हार्डवेयर की जटिलता पर फोकस करता है। कौन कौन से यूज होते हैं रिस्क वाले, तो है एप्पल MI M1 M2 ARM प्रोसेसर जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं। इंटेल की जो ये x86 है, ये जो प्रोसेसर है ये किस पे बने हुए हैं, सिस पे। ठीक है, तो रिस्क मतलब होता है मेनी सिंपल इंस्ट्रक्शन टू डू अ टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिख दिए। ठीक है, ये लेकिन सिस क्या करेगा, वन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन टू डू सेम टास्क, इसी काम को पूरा करने के लिए क्या करोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन लिख दोगे। ठीक, अब ये क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो जाएगा हर साइकिल में। अब ये क्या करेगा, हार्डवेयर हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने का काम करेगा। जैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, रजिस्टर R1 के एड्रेस को आप डाल रहे हो A में, फिर रजिस्टर R2 के एड्रेस को आप डाल रहे हो B में, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, B और A के बीच में कर रहे हो प्रोडक्ट, उसके बाद क्या कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट जो A में आया उसको आप फिर से एड्रेस R1 में रख रहे हो, कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन। पर पहले क्या किए, आप A में रखे, उसके बाद एक डेटा को A में रखे, ठीक है, और दूसरे डेटा को आप रखे किसमें, B में रखे। उसके बाद जो भी आया फाइनल रिजल्ट उसको वापस से, ये A था मेरा, ये B था मेरा, वापस से रिजल्ट जो आएगा इस रिजल्ट को आप फिर से A में रख दोगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना था, दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, रिजल्ट को फिर R1 में रखे और R1 से फिर से आप इसको मेमोरी में रखें, इस तरह से। लेकिन ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन A B सीधा, तो ये हो जाएगा A और B मल्टीप्लाई और फाइनल रिजल्ट फिर से वो A में स्टोर हो जाएगा, A से मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं, कर ही देते हैं आज इसको ख़त्म। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमको थोड़ा स्पीड अप बूस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का भी हो सकता है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देखें तो पहला है एड्रेसिंग मोड वाले क्वेश्चन। अ प्रोग्रामर वांट टू राइट अ कोड दैट इज वेरी फास्ट बट डेटा इज कांस्टेंट एंड स्मॉल, विच एड्रेसिंग मोड शुड बी यूज्ड एंड व्हाई। ठीक है, आपका जो प्रोग्रामिंग का कोड है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, लेकिन डेटा जो है इसमें कांस्टेंट रहता है और छोटा डेटा, मतलब स्मॉल साइज डेटा को आप रख सकते हो। कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करोगे, फास्ट काम करना है और कांस्टेंट कीवर्ड है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि इसमें डेटा क्या होगा, सीधे इंस्ट्रक्शन के भीतर ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा, इसमें मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे समय जो है वो फास्ट बच जाता है और आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्क पे है, व्हाई आर रिस्क प्रोसेसर प्रिफर्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स ओवर सिस्क इवन दो सिस्क कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इन फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। क्यों आप रिस्क का यूज कर रहे हो मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जबकि आपका सिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को कुछ ही लाइनों में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहा है। तो लॉजिक क्या है, तो मोबाइल डिवाइसेस में बैटरी और हीट जो है इसकी समस्या होती है ज़्यादा, तो रिस्क आर्किटेक्चर सरल होता है और इसमें कम ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है, इससे सरल इंस्ट्रक्शन जो है वो कम बिजली खपत का यूज करके कम गर्मी पैदा करेंगे
और ये जो है पोर्टेबल डिवाइस के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डिवाइस है वो हीट कम पैदा करे और साथ ही साथ आपका बैटरी का खपत भी कम हो, इसलिए हम रिस्क का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत कम पड़ती है। जितने कम ट्रांजिस्टर उतनी ज़्यादा कम वो होंगे, बिजली की खपत होगी, उतना ही जितना बिजली का खपत कम होगा उतना कम गर्मी पैदा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में रिस्क का यूज करते हैं, सिस का नहीं। When a CPU encounter an अभी रजिस्टर और स्टैक वाले when a CPU encounter an interrupt while executing a program, तो हमारे CPU भैया कर रहे थे कोई प्रोग्रामिंग, उसको फिर एक मिल गया इंटरप्ट, ठीक है। क्या हाउ डू स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर वर्क टुगेदर टू एंश्योर द प्रोग्राम रिज्यूम करेक्टली। तो अब ये प्रोग्राम जो है वो करेक्टली रिज्यूम हो जाए, उसके लिए हमारे स्टैक और प्रोग्राम काउंटर आपस में कैसे मिलके काम करेंगे, यही आपको बताना लॉजिक। तो यहाँ पर लॉजिक ये है, आपको दो अलग टॉपिक्स को जोड़कर उत्तर देना पड़ेगा। जब इंटरप्ट आता है तो पीसी में मौजूद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक में पुश कर दिया जाता है। इंटरप्ट खत्म होने के बाद स्टैक से उस एड्रेस को क्या कर देंगे, पॉप करके फिर से वापस। अब देखो पीसी काम कर रहा था कुछ, मान लो प्रोसेस 1, इसी टाइम में क्या हो गया, एक इंटरप्ट आ गया। अब क्योंकि इंटरप्ट आ गया है तो ये है हमारे सीपीयू भैया कर रहे हैं P1, इसको हटाना पड़ेगा, तभी तो हम इस इंटरप्ट वाले प्रोग्राम को यहाँ लाएंगे। तो हम इस सीपीयू से इसको हटा के हम क्या करते हैं, स्टैक के टॉप में इसको कर देते हैं पुश, ठीक है। स्टैक के टॉप में क्या कर देना, इस प्रोसेसर P1 को पुश कर देना, पुश कर दिए। अब यहाँ पर जो भी इंटरप्ट था वो अपना काम करेगा और वापस से चला जाएगा, फिर सीपीयू भैया हो गए खाली, फिर हम लाएंगे प्रोग्रामर हमारा जो प्रोसेस P1 है वापस से सीपीयू में लाएंगे और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर और ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ताकि जो इंटरप्ट है उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था उसको वापस से एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एफिशिएंसी से। Why does a zero address instruction जो कि स्टैक बेस्ड होता है usually result in longer code compared to a 3 code instruction for the same mathematical expression? ठीक है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में वही जो है कम लिखा होता है। तो जीरो एड्रेस में हर ऑपरेंड के लिए अलग से आप पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, हर बार लिखोगे आप पुश पॉप जब भी हो रहा है या कोई ऑपरेशन हो रहा है तब। जैसे कि x इक्वल टू a प्लस बी करने के लिए स्टैक में आपको 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसी को 3 एड्रेस में करोगे ना तो एक ही लाइन में 3 आपके पास एड्रेसेस हैं, तो एक को a में रख दो, एक को b में रख दो और उसके बाद रिजल्ट को रख दो x में। तो एक लाइन में क्या हो जाएगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये टास्क हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसी को जब आप स्टैक में करोगे तो आपको अलग अलग लाइंस लिख के परफॉर्म करना पड़ेगा उस टास्क को, ठीक है। अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी डिस्पाइट इट बीइंग स्लोवर देन डायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो होता है स्लो डायरेक्ट एड्रेसिंग से, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो क्या हो रहा है, पॉइंटर और डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। कैसे, जब हमें पॉइंटर या लिंक लिस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करना होता है जहाँ डेटा का एड्रेस रन टाइम पर बदलता रहता है बार बार, तब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इससे हम मेमोरी में एड्रेस को स्टोर करते हैं, जिससे प्रोग्राम अधिक जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, पॉइंटर या लिंक लिस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर का जब आप यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे काम करती है, बार बार चेंज होता रहता है इसमें डेटा रन टाइम में, तब आपको वहां पर क्या हो जाता है, आप अलग अलग डेटा को रख रख के आप वहां पर क्या कर सकते हो, अलग अलग मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर करके प्रोग्राम को, अलग अलग प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्लो होता है फिर भी, डायरेक्ट एड्रेसिंग से स्लो होता है फिर भी जरूरी है, ठीक। 1 डायरेक्ट एड्रेसिंग से स्लो होता है फिर भी जरूरी है, ठीक।
CISC वर्सेस पावर एफिशिएंसी। तो इफ CISC इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैन डू मोर वर्क पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इसको काम करना पड़ता है, होता भी कॉम्प्लेक्स है। वाई डोंट वी यूज इन इट हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर वेयर स्पीड इज एवरीथिंग। तो फिर हम क्यों सुपर कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि स्पीड जो है वो फास्ट हो, क्यों करते हैं, जबकि ये तो होता भी कॉम्प्लेक्स है और किसी भी इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है फिर भी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पाइपलाइनिंग और एग्जीक्यूशन साइकिल्स का। क्या होता है, देखो, सिस्क के इंस्ट्रक्शन की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, वेरिएबल साइज में होती है, जिससे पाइपलाइनिंग जो है इसमें कठिन हो जाता है, आप नहीं कर सकते। पाइपलाइनिंग मतलब जब आप एक साथ कई काम करने लगो तो ये नहीं कर सकते। कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर में इसलिए रिस्क का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन को बहुत तेज गति से पैरेलल प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। भले ही रिस्क क्या करता है, एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स हो जाता है और हमारे एग्जीक्यूशन का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं रजिस्टर और मेमोरी से कि इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर आप बढ़ा देते हो सीपीयू में, तो विल इट ऑलवेज इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो क्या हम बोल रहे हैं कि जब भी हम जनरल पर्पस रजिस्टर बढ़ा देते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, क्यों, जस्टिफाई करो। तो यहाँ पर हार्डवेयर का लिमिटेशन और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात है। क्या बोल रहे हैं, एक लिमिट तक रजिस्टर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ती रहती है, क्योंकि रैम को एक्सेस जो है वो कम करना पड़ता है सीपीयू को। लेकिन बहुत अधिक रजिस्टर होने पर सीपीयू का साइज जो है वो बढ़ जाता है, बिजली की खपत बढ़ती है, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के समय सभी रजिस्टर को सेव करने में भी ज़्यादा समय लगने लगता है, जिसके कारण परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो हमेशा जनरल पर्पस रजिस्टर को आप बढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस सीपीयू का बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रजिस्टर बढ़ा दोगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होगी तो बार बार उसको सेव करने में रजिस्टर्स को टाइम लग जाएगा, जिससे परफॉर्मेंस और घट जाएगा, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। If a computer system has 32-bit address bus, calculate the maximum amount of RAM in 8 GB in GB it can support, ठीक है। 32 बीट का एड्रेस बस है तो कितना रैम ये सपोर्ट करेगा, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो एड्रेस बस है 32 बीट, तो टोटल लोकेशंस निकालेंगे 2 to the power 32। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, जीबी में। तो जीबी में कन्वर्ट करोगे तो फिर यही है, पहले तो 30 में और 2 में डिवाइड कर सकते हो इसको, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 30 इंटू 2 to the power 2, और ये होता है क्या, 4। और मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पहले बताई थी पहली वाली क्लास में, ठीक है। इसलिए आप अगर बेसिक पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बोलते हैं बेसिक आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोलने का कारण यही है। तो ये होता है 1 KB, ये होता है 1 MB और ये होता है 1 GB। तो इसके जगह में आप लिख सकते हैं 1 GB, तो इसके जगह में मैं लिख सकती हूँ GB। तो ये क्या हो जाएगा, 1 GB इंटू 4 GB इक्वल टू 4 GB, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 32 बीट का अगर आपका एड्रेस है तो 4 GB रैम को ये सपोर्ट करता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, कंप्यूटर है 64 MB ऑफ मेन मेमोरी, मतलब रैम जो है 64 MB का है, एंड अ सीपीयू विथ, और सीपीयू में 128 इंस्ट्रक्शन है। इफ ईच इंस्ट्रक्शन यूजेज अ 1 एड्रेस फॉर्मेट, कैलकुलेट अ टोटल बीट्स रिक्वायर फॉर 1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अगर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 एड्रेस फॉर्मेट का यूज करता है तो टोटल बीट्स कितने लगेंगे एक इंस्ट्रक्शन के लिए, ये आपको बताना है। एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना बीट लगेगा जब आपके पास है 128 इंस्ट्रक्शन और 64 MB का मेन मेमोरी, ठीक है। तो पहले हम ऑप कोड देखें तो हमारे पास ऑप कोड के लिए कितने बिट बचेंगे, 7 बिट, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन है 128 का जो कि 2 to the power 7, मतलब 7 बिट की आवश्यकता होगी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए।
अब एड्रेस बिट अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास मेन मेमोरी में है 64 MB। 64 MB मतलब पहला तो 64 और MB मतलब 2 to the power 20, है ना, यही होगा। चलो, और ये 64 मतलब होता है 2 to the power 6, तो 6 + 20 हो जाएंगे 2 to the power 26 बाइट्स। ठीक, तो 2 to the power 26 जो है ये एड्रेसेस है। तो एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट लगेंगे, तो 26 बिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो टोटल जो इंस्ट्रक्शन का साइज बनेगा वो ऑप कोड का होगा 7 बिट लगेंगे और ऑपरेंड के लिए लगेंगे 26, मतलब कि टोटल 33 बिट आपको लगेंगे यहाँ पर। ठीक, ये यही होता है। 7 बिट का ऑप कोड लगेगा, 26 बिट का ऑपरेंड लगेगा। दोनों को आप 2 की इसमें रखोगे ना, log 2 में रखोगे तो 7 और 26 टोटल 32 बिट लगेंगे। चलिए फिर अब इसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। ऐसा कौन सा बस है जो बताता है कि मेमोरी लोकेशन एक्सेस किया गया है या नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो एड्रेस बस बताता है। जब भी मेमोरी लोकेशन की बात हो तो वो कौन बताएगा, एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस का काम ही है CPU द्वारा जनरेट किए गए मेमोरी एड्रेस को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एड्रेस बस इज ऑलवेज। एड्रेस बस जो होता है वो क्या करता है, मतलब किस तरह का होता है, क्या ये बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, सर्कुलर। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि केवल CPU जो है वो क्या करता है, एड्रेस जनरेट करता है, इसलिए CPU से जो है एड्रेस बस डेटा ले जाता है मेमोरी की तरफ। तो एड्रेस हमेशा CPU से मेमोरी या IO की तरफ ही फ्लो होता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ कंप्यूटर हैज अ 16-bit एड्रेस बस तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इट कैन एड्रेस। तो 16 बिट का एड्रेस बस है तो 2 to the power 16 इक्वल टू 6, ये 65,536 जो है टोटल मेमोरी लोकेशंस बनेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PCI का फुल फॉर्म क्या है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और ये होता क्या है, एक स्टैंडर्ड बस आर्किटेक्चर है जो एक्सपांशन कार्ड को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ डेटा बस डिटरमाइंस। डेटा बस में कितने पैरेलल लाइन डिटरमाइंड होते हैं, जो पैरेलल लाइन होते हैं डेटा बस में वो क्या डिटरमाइन करते हैं, तो वो विड्थ को या वर्ड साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो डेटा बस की लाइंस उसकी विड्थ तय करती है, जो एक बार में ट्रांसफर होने वाले बिट की संख्या बताती है। जितने ज़्यादा पैरेलल लाइंस होंगे उतना ही ज़्यादा डेटा आप एक बार में क्या कर पाओगे, ट्रांसमिट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम बस। कौन सा नहीं है सिस्टम बस का पार्ट, तो डेटा होता है, एड्रेस होता है, कंट्रोल होता है, पावर बस नहीं होता। वेट सिग्नल एंड इंटरप्ट सिग्नल आर पार्ट ऑफ विच बस। तो वेट सिग्नल, इंटरप्ट ये सब आते हैं किसके अंदर, कंट्रोल बस के अंदर। सभी टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन सिग्नल कंट्रोल बस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 64-bit प्रोसेसर कैन हैंडल हाउ मैनी बाइट ऑफ डेटा एट अ टाइम। एक बार में कितने बाइट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है हमारा 64-bit का प्रोसेसर। तो 64 बिट मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 बिट। ठीक है, तो ये 8 बाइट डेटा को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता, मतलब हैंडल कर सकता है। अगर वो 64 बिट का प्रोसेसर है तो 8 से डिवाइड करोगे तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 बाइट आ जाएगा इसका आंसर। विच आर्किटेक्चर इज नोन फॉर हैविंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथ फॉर ऑल कंपोनेंट। तो हम उसको बोलते हैं बस आर्किटेक्चर, जिसमें सभी कम्युनिकेशन पाथ को हम सभी के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बस इज यूजुअली मेजर्ड। अब बस की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, तो मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्लॉक की फ्रिक्वेंसी में करते हैं। बस की स्पीड उसके क्लॉक रेट पर या उसकी फ्रिक्वेंसी पर जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूरा विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। जो मेमोरी से अब दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच किया जाना है उसके एड्रेस को कौन होल्ड करके रखता है, तो प्रोग्राम काउंटर।
in which addressing mode in the operand value specified directly within the instruction में ही आपका ऑपरेंड का वैल्यू दिया हुआ हो तो वो किस तरह का होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग। जैसे ऐड 5, तो इस 5 को क्या करना है, ऐड करना है एक्यूमुलेटर में जो भी रखा है उसके साथ में, ठीक। और स्टैक बेस्ड सीपीयू आर्किटेक्चर यूजेस विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, अगर वो स्टैक बेस्ड सीपीयू है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये रखेगा, जीरो एड्रेस, क्योंकि हमारा जो स्टैक बेस्ड होता है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करता है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कौन से प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है, तो स्टैक पॉइंटर। Which architecture typically features a large number of register and a fixed length instruction। fixed length instruction किस में होता है, RISC में, ठीक है, और इसमें रजिस्टर भी होते हैं बहुत सारे RISC। effective address is equal to the address part of the instruction in which mode, ठीक है, ये जो होता है आपका इफेक्टिव एड्रेस वो किस मोड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, नहीं, डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस सी जो रहता है वो एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है, जो एड्रेस लिखा है वही है क्या है, इफेक्टिव एड्रेस। एक्यूमुलेटर इज अ प्राइमरली यूज्ड इन विच इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो एक्यूमुलेटर कौन सा यूज करता है, वन एड्रेस। वन एड्रेस वाले में देख रहे थे ना, सभी डेटा को हम क्या करते थे, एक मेमोरी रखे रहते थे और एक्यूमुलेटर के थ्रू क्या करते थे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। वन एड्रेस फॉर्मेट में एक ऑपरेंड हमेशा कहाँ पर रहेगा, एक्यूमुलेटर में रहेगा। विच रजिस्टर स्टोर द एक्चुअल एड्रेस करेंटली being डिकोडेड बाय द सीपीयू, अभी सीपीयू जिस एड्रेस को इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने वाला है ना, तो वो किस रजिस्टर में रखा हुआ है, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा हुआ है, डिकोड कर रहा है उसको, ठीक है, डिकोड कर रहा है उसको कहाँ रखेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्क, सिस्क आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं होता भैया, सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन भी नहीं, इसमें होता है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, सिस्क में वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन की लंबाई और समय अलग अलग होती है, रन टाइम पर क्या होता है ये डिसाइड होता है ना, तो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, हाउ मैनी मेमोरी एक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो दो लगेंगी, पहला तो लगेगा क्या, एड्रेस पढ़ने के लिए जहाँ पर रहेगा एड्रेस, फिर उसके बाद वो एड्रेस में जाओगे तो वहाँ पर रहेगा क्या, डेटा, तो आपको दो मेमोरीज को क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। तो अगर आपने कुछ ना कुछ आज के सेशन में सीखा है तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करिए शेयर। थैंक यू।